काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 35। केल ने एल्फ पुजारिन को अपनी बाहों में सोना और सिक्के पकड़े हुए देखा। जो युवा पुजारिन दौड़कर आई थी, उसने राहत की सांस ली, लेकिन फिर वह पीछे हट गई। उसने आखिरकार ब्लैक ड्रैगन को केल के बगल में बैठे देखा था। हॉन्फना। सबने उसकी हॉन्फने की आवाज सुनी। ब्लैक ड्रैगन राउंड ने इस पुजारिन के बारे में अपनी पहली धारणा को साझा करने के लिए केल के मन में बात की। वह एक अच्छी एल्फ की तरह लगती है। फिर उसने केल की बाह में रखे सिक्कों के बड़े थैले की ओर देखा। दूसरी ओर युवा पुजारिन ने राउंड की ओर सिर झुकाया। आपसे मिलना सम्मान की बात है, ड्रैगन निम। मेरा नाम अदिति है और मैं इस अंतिम गांव में विश्व वृक्ष निम की सेवा करती हूँ। ओह, केल ने धीमी सांस ली। उसने पहले कभी किसी एल्फ को ड्रैगन के इर्द गिर्द इतनी शांति से व्यवहार करते नहीं देखा था। उसे याद आया कि एरोहाबेन ने उससे क्या कहा था, अगर दूसरे एल्फ्स को समझ में न आए तो विश्व वृक्ष के प्रभारी एल्फ से बात करें, फिर सब ठीक हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा का शाब्दिक अर्थ था कि एल्वेस समझ नहीं पा रहे थे कि केल क्या कह रहा था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे ड्रैगन की पूजा करने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, छोटे एल्फ। पुजारिन को राउंड के उज्ज्वल अभिवादन से अन्य सभी एल्वेस मुस्कुराने लगे। सभी की निगाहें राउंड पर टिकी थीं और वे लगातार अपना सिर हिला रहे थे। वे केल की ओर देख रहे थे जो एरोहाबेन का संदेश देने के लिए अक्सर आता था, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। यही कारण था कि वे केल की कही हुई किसी भी बात को समझ नहीं पाते थे। ऐसा नहीं था कि वे जानबूझकर केल को अनदेखा कर रहे थे। वे बस राउंड को देखने से खुद को रोक नहीं पाते थे। बेशक कुछ ऐसा था जो केल को पता नहीं था। यही कारण था कि एल्वेस बार बार अपना सिर हिला रहे थे और उसकी ओर देख रहे थे। ऐसा उन प्राणियों के बीच हो रही बातचीत के कारण हुआ जिन्हें केल नहीं देख सकता था। विश्व वृक्ष ने इस लाल बालों वाले मानव के कारण पुजारिन को कुछ कहने के लिए बुलाया। मुझे लगता है कि 100 साल से ज्यादा हो गए हैं जब से विश्व वृक्ष ने किसी मानव के बारे में बात की है। इस इंसान पर प्रकृति की गहरी छाप है। वह शायद सबसे ज्यादा प्राकृतिक तत्वों वाला इंसान है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 2 ड्रैगन निम्स के साथ है। इस इंसान की खुशबू वाकई बहुत अच्छी है। एलिमेंटल्स केल के बारे में बात कर रहे थे। एलिमेंटल्स की बातें सुनने के बाद एल्व्स उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। केल को एहसास हुआ कि एल्विस उसे और भी ज्यादा बार देखने लगे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि युवा पुजारिन ने अपने हाथों को आपस में जोड़कर खड़े होकर अपनी झायों वाली नाक को सिकोड़ना शुरू कर दिया था। उद्धरण ... यह अजीब है। जब केल को एहसास हुआ कि कुछ अजीब है तो वह चौंक गया। ऐसा लगा जैसे हवा चल रही हो, हालांकि वास्तव में कोई हवा नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या है? केल चिंतित हो गया। 1-2 वह अनेक रंगीन और अर्धपारदर्शी तत्व देख सकता था। यह कोई अजीब बात नहीं थी। 10 फिंगर माउंटेन के एल्फ विलेज में भी यही स्थिति थी। वहां बहुत सारे एलिमेंटल्स थे। ये भी अजीब नहीं था। एलिमेंटल्स का जन्म विश्व वृक्ष के पास हुआ था। यह उनका गृहनगर था। मुद्दा कहीं और था। ये सभी असंख्य तत्व कहाँ एकत्रित हुए थे? बहुत खूब, हॉर्न ने प्रशंसा में चिल्लाया। उनमें से बहुत सारे हैं। हॉर्न भी हैरान था। सभी एलिमेंटल्स केल के पक्ष में थे। केल को एलिमेंटल्स अपने आसपास उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ कह रहे थे, लेकिन केल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे हवा की तेज गंध आ रही है। ये छिपी हुई है लेकिन ध्यान देने योग्य है। ये लकड़ी है। हाँ, ये लकड़ी धरती, हवा और अन्य तत्वों की तुलना में छोटी है, लेकिन ये दृढ़ है। मैं उस दृढ़ता को महसूस कर सकता हूँ। कितना अद्भुत है। मम्मा, मुझे भी मीठे पानी की खुशबू आ रही है। मुझे लगता है कि यह मुझे अपनी ओर खींच लेगी। युवा पुजारिन ने इन सभी टिप्पणियों पर ध्यान दिया। उस समय एलिमेंटल्स ने जो कुछ कहा उसने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसमें आग की आभा भी है। हाँ, आग लालची होती है, इसलिए वह शुद्ध और सुंदर है। उसके पास आग की बहुत ही स्वाभाविक आभा है। आग का समुद्र, ये वाक्य युवा पुजारिन के मन में गूंज उठा। पुजारिन ने अपने हाथ जोड़े और बोलना शुरू किया। क्या तुम वही हो जो एरोहाबेन निम का संदेश देने आए हो? केल अपने आसपास के एलिमेंटल्स से परेशान हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने और जवाब देने की पूरी कोशिश की। हालांकि राउंड केल से ज्यादा तेज था। वह है, हमारा इंसान बहुत अच्छा इंसान है। उसका नाम केल हेनिट्यूज है। उसका नाम वाकई बहुत बढ़िया है। एलिमेंटल्स और भी अधिक ऊर्जा के साथ केल के चारों ओर उड़ने लगे। केल राउंड की ओर मुस्कुराता रहा, जो उसके बगल में चिपका हुआ था। साथ ही एल्विस भी उसे देख रहे थे। आपसे मिलकर अच्छा लगा।
मेरा नाम कैले हेनिट्यूज है। उनके सम्मानजनक व्यवहार से एक महान व्यक्ति की अद्वितीय उपस्थिति का आभास मिलता था। थोड़े बड़े एल्वेस ने संतुष्ट भाव से केल की ओर देखा। मध्यम आयु वर्ग का एल्फ जो पहले केल का स्वागत करने आया था, पुनः आगे बढ़ा। मेरा नाम डिकल है और मैं चीफ का बेटा हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। केल और डिकल ने एक दूसरे को सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। आधे खून वाले वेल पासेटन ने ये सब खाली भाव से देखा। उसने अपने पास से एक कांपती हुई आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह ... क्या? किलर वेल आर्ची। आर्ची अपने जीवन की सबसे स्थिर चीजों में से एक को अचानक बदलते देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। आर्ची को अंततः समझ में आया कि केल का क्या मतलब था जब उसने कहा था कि एल्वेस राउन को देखकर रो सकते हैं। हालांकि वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। राउन और एल्वेस। हालांकि केल को एलिमेंटल्स द्वारा घेर लिया जाना उसे और भी अधिक चौंका गया। क्या वह सचमुच इंसान है? उन्होंने इस तथ्य पर सवाल उठाया, हालांकि वह जानते थे कि केल एक इंसान था। केल एक अद्वितीय व्यक्ति थे। पूर्वी महाद्वीप और पश्चिमी महाद्वीप। हालांकि मनुष्य अपनी संख्या के कारण इन भूमियों पर नियंत्रण रखते थे, लेकिन इन महाद्वीपों में कई जानवर और अन्य जातियां भी थीं। यह देखना अजीब था कि एक इंसान इतनी सारी अलग अलग जातियों के साथ मिलजुल कर रह रहा है। आर्ची ने उस समय चोई हान और रोजलिन की बातचीत सुनी। जैसा कि कैले निम से उम्मीद थी। क्या आपको नहीं लगता कि आप कैल निम से जैसी अपेक्षा थी, बहुत ज्यादा कहते हैं? क्या मैं गलत हूँ? नहीं, तुम सही हो। युवा मास्टर केल अद्वितीय है। बहुत अद्वितीय। चोई हान और रोजलिन बहुत सहज लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कैल को अनोखा कहने के आदी थे। आर्ची तब तक उनकी ओर देखता रहा जब तक कि उसकी नजर रोजलिन से नहीं मिल गई। इससे पहले कि वह समझ पाती कि वेल के दिमाग में क्या चल रहा होगा, रोजलिन की आंखें खुल गईं और वह बोलने लगी। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि युवा मास्टर कैले सभी के साथ कैसे मिलजुल कर रहते हैं? हाँ, आर्ची ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन क्या युवा मास्टर केल ने अब तक पूरे महाद्वीप में जो कुछ किया है, उसके बारे में सोचने के बाद ऐसा व्यवहार स्पष्ट नहीं है? पासेटन, जो रोजलिन की बातें सुन रहा था, अचानक गहरी सांस ली। केल ने अब तक जो कुछ किया था। रोजलिन ने बोलना जारी रखा। युवा मास्टर केल ने ये सब किया है, लेकिन कभी किसी उपाधि या प्रभाव की कोई चीज नहीं मांगी। हालांकि उन्हें कुछ मौद्रिक पुरस्कार मिले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे उनके जीवन से ज्यादा मूल्यवान हैं। रोजलिन जानती थी कि केल बुद्धिमान से ज्यादा रणनीतिकार है। हालांकि एक कारण था कि वह मानती रही कि वह एक अच्छा इंसान है। वह लालची नहीं था। उसे पैसा पसंद है। प्रसिद्धि और शक्ति का लालच धन के लालच से भी बदतर था। जब व्यापारियों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो वे अपने लिए उपाधियां क्यों खरीदने की कोशिश करते हैं? और इतिहास के राजा जिनके पास पर्याप्त धन और शक्ति थी, वे बेकार के युद्ध क्यों शुरू करते थे? लालच के कई प्रकार थे जो धन के लालच से भी बदतर थे। लेकिन केल ने इन चीजों के प्रति कोई लालच नहीं दिखाया, बल्कि उसने इनसे बचने की कोशिश की। वह धन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए भी नहीं करता। रोजलिन जानती थी कि हेनिट्यूस क्षेत्र के उन्नयन और उनकी अन्य सभी कार्रवाइयों के लिए केल के अपने धन की बहुत आवश्यकता थी। कई बार ऐसा हुआ कि केल ने अपने पैसे का इस्तेमाल खुद के लिए किया, लेकिन वह समय या तो स्वयं का पेट भरने के लिए था या फिर अपने समूह के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करने के लिए। यह उस प्रकार का व्यक्ति है जिसके पास पैसा होना चाहिए। उसने सोचा कि केल जैसा व्यक्ति, जो जानता है कि धन का उपयोग कब व्यापक हित के लिए करना है तथा स्वयं साधारण फल खाकर संतुष्ट रहता है, धन पाने का हकदार है। रोजलिन ने सोचा कि केल के लिए अधिक धन कमाना ठीक होगा। नहीं, उसका मानना था कि केल को अधिक धन कमाना चाहिए। उद्धरण ... जादुई टॉवर। उसे मैजिक टॉवर की याद आ गई जिसके बारे में केल ने बताया था। जब केल ने मैजिक टॉवर में निवेश करने की पेशकश की थी तो रोजलिन ने मना नहीं किया था। यद्यपि वह मानव मन को नहीं समझ सकती थी, लेकिन केल के पिछले कार्यों से उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह समझ सकती है कि केल मैजिक टॉवर में निवेश क्यों करना चाहता था। मुझे एक जादुई टॉवर बनाने की जरूरत है जो दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद करे। यह उस मैजिक टावर से बिल्कुल अलग होना चाहिए था जो विपर किंगडम में खड़ा था। रोजलिन ने मन बना लिया कि वह उस तरह का मैजिक टॉवर बनाएगी और टॉवर मास्टर बनेगी। उस पल केल ने पलटकर देखा और उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं। उसी समय उसे एहसास हुआ कि एल्वेस भी उसकी ओर देख रहे थे। राउन, रोजलिन और बाकी लोगों की ओर उड़ गया। फिर उसने उन सभी को एल्वेस से मिलवाया। ये स्मार्ट रोजलिन है। यहाँ पर मजबूत चोई हान है। जब भी राउन कुछ कहता, एल्वेस खिलखिलाकर मुस्कुरा देते। रोजलिन ने उन एल्वेस से हाथ मिलाया जिन्होंने सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया था।
चोई हान और वेल्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमने वेल निम्स के बारे में सिर्फ सुना था। मैं पहली बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहा हूँ। आप बहुत विश्वसनीय लगते हैं। हाँ हाँ, डिकल द्वारा उसकी प्रशंसा सुनने के बाद किलर वेल आर्ची ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और डिकल से हाथ मिलाया। अब वह भी स्थिति को स्वीकार करने लगा था। केल ने देखा कि उसका समूह एल्विस के साथ मिलकर काम कर रहा था। तभी उसने युवा पुजारिन अदिति को पुकारा। पुजारिन निम। फिर वह चौंक गया। उसने देखा कि उस छोटी लड़की की आंखों में आंसू थे और वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई टाइम बम हो। ऐसा भाव देखकर केल और भी उत्सुक हो गया। पुजारी निम, क्या एल्वेस को भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा नहीं होती? केल ने सिक्कों से भरे बैग और अपनी बाहों में रखे सोने की ओर इशारा किया। पुजारिन अदिति ने गंभीर भाव से जवाब दिया। विश्व वृक्ष ने हमें बहुत पहले से धीरे धीरे सिक्के इकट्ठा करने के लिए कहा था। हालांकि हमें सांसारिक संपत्ति के प्रति बहुत अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने हमें बताया कि यह भविष्य में उपयोगी होगा। पुजारिन ने विश्व वृक्ष के संदेश के बारे में केल को बताने से पहले मुस्कुराए। विश्व वृक्ष तुमसे मिलना चाहता है, केल निम। विश्व वृक्ष ने वास्तव में कहा था कि उसे तभी लाया जाए जब वह सिक्के और सोना स्वीकार कर ले, लेकिन अदिति को यह बात कहने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। ये बहुत बढ़िया लगता है। मैं भी वर्ल्ड ट्री निम से मिलना चाहता हूँ। चलो हम तुरंत वहां चलते हैं। केल का जवाब सुनने के बाद पुजारिन ने आगे बढ़कर काम शुरू किया। बस मेरा पीछा करो। पुजारिन को लगा कि राउन और केल उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। जब वह एलिमेंटल्स की बातें सुन रही थी, वह अपूर्ण रूप से परिपूर्ण और बहुत कमजोर है। कितना दिलचस्प है। एलिमेंटल्स आमतौर पर केवल एलिमेंटलिस्ट्स में ही रुचि रखते हैं। हालांकि ये एलिमेंटल्स वर्तमान में एक इंसान में रुचि दिखा रहे थे। पुजारिन अदिति ने थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया। केल ने अपनी गति तेज कर दी ताकि वह उसके साथ चल सके और वे विश्व वृक्ष से मिलने के लिए आगे बढ़े। फिर उसने अजीब सा भाव प्रकट किया। यह तो बिल्कुल सामान्य लग रहा है। वह एक पुराना सुई पत्ती वाला पेड़ देख सकता था जो किसी भी पहाड़ पर पाया जा सकता है। ये विश्व वृक्ष निम है। पुजारिन ने उसके सामने आमतौर पर दिखने वाले पेड़ की ओर इशारा किया। केल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। पेड़ उससे कम 3 गुना ऊंचा था, लेकिन फिर भी वह अंधेरे के जंगल में पाए जाने वाले पेड़ों जैसा ही था। वास्तव में अविनाशी ढाल प्राप्त करने के बाद उसने जो सफेद पेड़ देखा था वह उससे ज्यादा जादुई लग रहा था। उद्धरण ... इसके आसपास के अन्य वृक्ष ऐसे दिखते हैं जैसे वे विश्व वृक्ष हों। विश्व वृक्ष के चारों ओर लगे पेड़ मानो उसकी रक्षा कर रहे हों, सभी ऊंचे और नीले थे। क्या आप विश्व वृक्ष निम को देखकर आश्चर्यचकित हुए? पुजारिन ने ऐसे बोलना शुरू किया जैसे उसे केल की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। यहां तक कि एल्वेस भी विश्व वृक्ष के स्वरूप को देखकर चौंक गए थे जब उन्होंने पहली बार इसे देखा था। केल ने कुछ देर इधर उधर देखा और फिर जो कुछ उसके मन में आया कह दिया। जिस तरह हम जिन चीजों को सिर्फ नजर से देखते हैं उनमें भी कीमती चीजें छिपी हो सकती हैं, उसी तरह एक औसत दिखावे में भी सच्चाई छिपी हो सकती है। उद्धरण ... जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। विश्व वृक्ष के रास्ते पर स्वयं को शांत करने वाली पुजारिन केल की भावनाओं से सहमत थी। केल को उसकी प्रतिक्रिया की परवाह नहीं थी क्योंकि वह उस क्षेत्र के चारों ओर देख रहा था जहां केवल वह, राउन, युवा पुजारिन और विश्व वृक्ष ही मौजूद थे। यह उसी क्षण हुआ। शश। हवा न होने के बावजूद पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं। केल निम। तब पुजारिन ने केल को पुकारा। केल ने एडाइट के चारों ओर एक नीली रोशनी देखी। ये पहले वाले टोकन के रंग जैसा ही था। दूसरी ओर केल की ओर देखते हुए अदिति अपना आश्चर्य छिपा नहीं सकी। विश्व वृक्ष निम, केल निम से बात करना चाहता है। क्या यह मुझसे बात करना चाहता है? हाँ, पुजारिन को आश्चर्य हुआ। एरोहाबेन ही एकमात्र ऐसी महिला थी जिससे विश्व वृक्ष ने अब तक व्यक्तिगत रूप से बात की थी। फिर उसने राउन की ओर देखा। विश्व वृक्ष निम भविष्य में राउन निम से बात करना चाहता है जब आप एक साथ लंबा समय बिता सकेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। आपसे मिलकर खुशी हुई, विश्व वृक्ष। शश। पत्ते सरसराने लगे मानो वे राउन के अभिवादन का जवाब दे रहे हों। राउन खुश लग रहा था और घास पर लौटने लगा। ये जगह बहुत ताजगी देने वाली और गर्म है। मुझे हमारे घर के बाद ये जगह सबसे ज्यादा पसंद है। पुजारिन से पूछने से पहले केल ने राउन की टिप्पणी पर मुस्कुराया। मैं विश्व वृक्ष से कैसे चैट करूं? बस अपनी आंखें बंद करो और विश्व वृक्ष से संपर्क बनाओ। पुजारिन ने विश्व वृक्ष के तने की ओर इशारा किया और केल बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर चल पड़ा। फिर उसने पुजारिन के निर्देशानुसार खंभे पर अपनी हथेली रख दी। शश। पेड़ फिर से हिलने लगे।
पुजारिन ने अपने हृदय में सावधानी के साथ विश्व वृक्ष को देखा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक इंसान ने आमतौर पर शांत रहने वाले विश्व वृक्ष निम को इतना घबरा दिया। वह इस बात को लेकर उत्सुक थी कि केल की विश्व वृक्ष के साथ क्या बातचीत होगी, लेकिन उसे पूरा दृश्य आश्चर्यजनक लगा। बेशक लाल बालों वाले आदमी को देखते ही पुजारिन की नजर और गहरी हो गई। वह उस क्षण केल को झिझकते हुए देख सकती थी। वह आदमी जिसकी आंखें बंद थीं, भौहें सिकोड़े हुए था। उस समय केल विश्व वृक्ष की आवाज सुन रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई दूसरा इंसान उस पागल आगजनी करने वाले की शक्ति अर्जित कर सकेगा। आगजनी करने वाला, यह विनाश की आग के बारे में बात कर रहा था, लेकिन आपको पूरी शक्ति मिली और आपने इसे और भी मजबूत बना दिया। केल, आप भी कमाल के हैं। मैंने इसे मजबूत किया। विश्व वृक्ष से आश्चर्यचकित होने से पहले केल ने हृदय की जीवन शक्ति के बारे में सोचा। केल, तुम भी अद्भुत हो। उद्धरण। ये बहुत दोस्ताना है। विश्व वृक्ष केले के साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण तरीके से व्यवहार कर रहा था। यह इतना मैत्रीपूर्ण था कि यह संदिग्ध था। विश्व वृक्ष ने बोलना जारी रखा। मैंने अपने जीवन में बहुत से नायक देखे हैं, लेकिन ऐसा पागल नायक कभी नहीं देखा जिसे पैसे के अलावा किसी और चीज की परवाह न हो। वह आवाज एक सौम्य वृद्ध महिला जैसी लग रही थी, लेकिन कोमल थी। एक हीरो जिसका जीवन लक्ष्य अमीर बनना था। मैं कई बार मर चुका था और पुनर्जन्म ले चुका था, लेकिन मैं उस हीरो की वजह से लगभग जलकर मर गया था। विश्व वृक्ष को थोड़ी राहत महसूस हुई, इसीलिए मैंने पैसे इकट्ठे किए। यह मेरी खुद की लंबी उम्र सुनिश्चित करने का तरीका था। इसके बाद वह बोलता रहा, वैसे भी मुझे नहीं पता था कि तुमने वह शक्ति अर्जित की है, केल। मैं बहुत हैरान था। मैंने एडाइट को पैसे के साथ भेजा था ताकि आग की शक्ति के बेकाबू होने की स्थिति में वह बच सके। केल को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह विश्व वृक्ष की बातें सुनता रहा। क्या यह मुझे जानता है? वह ऐसे बोल रहा था मानो वह केल को जानता हो। केल ने अपना मुंह खोला और पूछा कि क्या विश्व वृक्ष उसे जानता है। यह उसी क्षण हुआ। क्या गशान ठीक है? गशन, टाइगर जादूगर गशान। केल को अचानक ठंड लगने लगी। शायद, क्या ये वही प्रकृति है जिसके बारे में गशान हमेशा बात करता है? गशान अक्सर कहा करते थे कि प्रकृति ने बोल दिया है। विश्व वृक्ष ने बोलना जारी रखा। गशान एक दिलचस्प बच्चा था जो मेरी आवाज सुन सकता था। बहुत खूब। केल आश्चर्यचकित था। वह भी हैरान था। क्या इसका मतलब यह है कि विश्व वृक्ष में दूरदर्शिता की शक्ति है? अब आवाज में कोई सौम्यता नहीं रह गई थी। केल को एक बार फिर अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। केल, विश्व वृक्ष ने पूछा, आप कौन हैं? शश। पत्ते सरसराने लगे। योजक चिन्ह, आप कौन हैं? युवराज ने पहले भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था, हालांकि इस बार मामला अलग था। योजक चिन्ह, केल, मैं तुम्हारा भविष्य नहीं देख सकता। मैं तुम्हारा अतीत भी नहीं देख सकता, सिवाय पिछले 2 सालों के। 2 साल पहले, यही वह समय था जब किम रोक्सू कैलेहने तुसे बन गए थे। हो सकता है कि मैं बहुत कुछ न कर पाऊं, लेकिन मैंने बहुत लंबा जीवन जिया है। मैंने कई बार जीवन जिया, मृत्यु पाए और पुनर्जन्म लिया। इससे मुझे दुनिया को थोड़ा देखने की आंखें मिली। विश्व वृक्ष दुनिया के प्रवाह को थोड़ा बहुत देख सकता था, हालांकि एक समय ऐसा भी था जब वह इसका कुछ भी नहीं देख सकता था। और अब विश्व वृक्ष द्वारा देखी जा सकने वाली चीजों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बहुत समय पहले की बात है। विश्व वृक्ष को वह समय याद आया जब उसके पास बर्फीला तूफान पैदा करने और उत्तर पर कब्जा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये पहली बार था जब उसे डर का एहसास हुआ था। तुम्हारे जैसे लोग थे जिनका न तो मैं अतीत देख पाया न ही भविष्य। मैं तो बस उनके निकट भविष्य की छोटी छोटी झलकें ही देख पाया। केल ने इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि अतीत में उनके जैसे लोग थे। क्या वे भी ट्रांसमिग्रेटर थे? यदि वहां अन्य ट्रांसमिग्रेंट्स भी थे तो वह उनके भविष्य के बारे में जानने को उत्सुक था। हालांकि विश्व वृक्ष ने जल्दी ही केल के विचारों को दूर कर दिया। एक पूरी तरह से अलग व्याख्या दी गई। प्राचीन शक्तियों के स्वामी भी तुम्हारे जैसे ही थे। मैं उन्हें देख नहीं सका। प्राचीन शक्तियां, मैं न तो आगजनी करने वाले को देख पाया और न ही पत्थर में दिमाग को। उद्धरण। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूं कि जब कहा जाता है कि दिमाग के लिए रॉक, तो इसका मतलब क्या होता है। केल को डरावने विशालकाय कोबलस्टोन के मालिक की याद आई। वह उस समय के बारे में भी सोचने लगा जब प्राचीन शक्तियों वाले बहुत से लोग थे। वह प्राचीन समय के बारे में सोच रहा था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में दुनिया पर अंधकार छा गया था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अंधकार गायब हो गया और शांति बहाल हो गई।
हालांकि ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि यह अंधकार क्या था। यह अंधेरा क्या है? रावण और पुजारिन जो कईल को देख रहे थे, कईल के सवाल पर असमंजस में अपना सिर झुका लिया। हालांकि विश्ववृक्ष समझ गया कि कईल क्या पूछ रहा था और उसने जवाब दिया, मैं केवल वही बातें बोल सकता हूं जो दुनिया मुझे कहने की इजाजत देती है। वह कह रहा था कि वह केल के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इसके बाद इसमें एक और बात जोड़ दी गई, योजक चिन्ह। मैं उन चीजों के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता जिन्हें मैं नहीं देख सकता। मैं अंधेरे के असली स्वरूप का अनुमान नहीं लगा सकता। हालांकि उस समय जो मैं जी रहा था, उसने अंधकार देखा था। दुर्भाग्य से यह ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता। केल ने उस टेढ़े मेढ़े उत्तर पर नाराजगी जाहिर की, जो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। योजक चिन्ह। क्या आपने कहा कि उन्हें आम कहा जाता था, जो मुझ पर निशाना साध रहे थे? यही मामला है। योजक चिन्ह। मैं हाथ नहीं देख सकता था। जो चीजें मैं देख सकता था वे इन दिनों कम होती जा रही हैं। इस समय कईल को बुरा लग रहा था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। लगता है कि चीजें और भी बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। ये पहले से ही एक गड़बड़ थी, लेकिन आने वाला भविष्य और भी गड़बड़ होने वाला था। केल निराश था कि विश्ववृक्ष आम की असली पहचान नहीं जानता था। हर बार जब मैं समय के प्रवाह को नहीं समझ पाता तो खतरा मुझे ढूंढने आता। हो सकता है कि मैं उस स्थिति में शामिल हो जाऊं और सिर्फ एक दर्शक न रहूं। विश्ववृक्ष शीघ्र ही निष्कर्ष पर पहुंच गया, लेकिन यह मेरी समस्या है। तो चलिए आपके पास लौटते हैं। आप कौन हैं? उसने एक बार फिर पूछा। केल ने शांति से जवाब दिया, मैं भी कई औसत लोगों में से एक हूं। उसी समय राउन की आवाज कैले के कानों तक पहुंची। हमारा इंसान औसत नहीं है और वह कमजोर है। वह किस बारे में बात कर रहा है? केल ने राउन की टिप्पणियों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। हालांकि वह विश्ववृक्ष की टिप्पणी को अनदेखा नहीं कर सका। मैं आज 3 या 4 शाखाएं फेंकने की योजना बना रहा हूं। शाखाएं, पेड़ की शाखाएं। केल ने सोचा था कि विश्ववृक्ष अपने शरीर की बहुत परवाह करेगा, इसलिए ये तथ्य कि वह ऐसा कह रहा था उसे एक अशुभ एहसास दे रहा था। हालांकि पेड़ केल की अपेक्षा से छोटा था, लेकिन ये केल से लंबा था और शाखाएं काफी मोटी और मजबूत दिख रही थीं। वह उन्हें क्यों फेंक देगा? केल ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन विश्ववृक्ष ने पहले बोलना शुरू कर दिया। विश्ववृक्ष कुछ ऐसा कहने की योजना बना रहा था जिसे कहने की उसे अनुमति नहीं थी। उस समय जब दुनिया पर अंधकार छाया हुआ था, उस समय कई जीव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और शांति शब्द अस्तित्वहीन था। अंधकार युग को युद्ध युग भी कहा जाता था। ये वह समय था जब कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए खुशी खुशी किसी दूसरे की हत्या कर देता था। विश्ववृक्ष ने पहली बात कही। प्राचीन शक्तियां एकत्रित करने वाले व्यक्ति ने कुल 3 प्राचीन शक्तियां एकत्रित की हैं। केल झेप गया। अगर वे 3 ही हैं तो मैं इसमें शामिल नहीं हूं। कोई और भी है जो प्राचीन शक्तियां एकत्रित कर रहा है? क्यों? वर्तमान में लोग प्राचीन शक्तियों को केवल साधारण शक्तियों के रूप में देखते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन शक्तियों की अपनी सीमाएं थीं। जो शक्ति विकसित नहीं हो सकती थी, वह अधिक ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती थी। केल ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। कोई क्यों इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है? हालांकि वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर सके। धमाका। तभी केल ने एक जोरदार आवाज सुनी। जमीन भी हिलने लगी। कुछ गिर गया था। केल ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। अपनी आंखें मत खोलो। विश्ववृक्ष उसे कह रहा था कि वह अपनी आंखें न खोले। उस समय उसने युवा पुजारिन अदिति की आवाज भी सुनी। वह विश्ववृक्ष ने, हे भगवान! अदिति ने विश्ववृक्ष को ऐसे पुकारा जैसे वह चिल्ला रही हो। उसके बाद उसने राउन की आवाज भी सुनी। क्या हो रहा है? विश्ववृक्ष, तुम्हारी एक बड़ी शाखा सड़कर जमीन पर गिर गई है। क्या तुम्हें चोट लगी है? विश्ववृक्ष, क्या तुम ठीक नहीं हो? राउन ने, तुम उनके पास नहीं जा सकते। युवा पुजारिन ने राउन को विश्ववृक्ष की ओर जाने से रोका। वह जमीन पर पैर पटक रही थी और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। फिर उसने कमजोर तरीके से राउन को जवाब दिया, जो उसे ऐसे भाव से देख रहा था जैसे पूछ रहा हो कि वह उसे क्यों रोक रही है। विश्ववृक्ष निम ने तुम्हें आने से मना किया था। क्या ऐसा है? ठीक है फिर। राउन ने कुछ और नहीं कहा और अपनी जगह पर लौट गया। हालांकि उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उसकी नजर केल पर केंद्रित थी, जो गिरी हुई शाखा के ठीक बगल में खड़ा था। दूसरी ओर केल का दिमाग और भी जटिल हो गया था। दूसरा, विश्ववृक्ष ने कमजोर किंतु तत्परता से कहा, ब्लैक ड्रैगन के माता पिता के शेष निशान खोजें। राउन के माता पिता
केल ने भविष्य में किसी समय इस पर गौर करने की योजना बनाई थी। धमाका, एक और बड़ी शाखा नीचे गिर गई। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वह अत्यंत चिंतित एल्फ की आवाज सुन सकता था। हालांकि केल का दिमाग पहले से ही विश्व वृक्ष की बातों से उलझा हुआ था। वह विश्व वृक्ष के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करता रहा। आखिरी बात, अभी भी एक चीज बाकी थी। वह जज जो पूर्वी महाद्वीप में भाग गई है, उसे खोजो। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अब ये किस बारे में बात कर रहा है? केल के चेहरे पर मोटी मोटी उदासी थी। यह उसी क्षण हुआ। दरार। केल ने अपने सिर के ऊपर से कुछ टूटने की आवाज सुनी। उसी क्षण उसका शरीर दूर धकेल दिया गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उफ! एक कठोर और गोल पत्थर उसके शरीर को एक तरफ धकेल रहा था। उसी समय एक छोटा और गोल अगला पंजा उसकी पीठ को सहारा दे रहा था। धमाका। केल ने अपनी आंखें खोली। उसने उस जगह की ओर देखा जहां वह पहले खड़ा था। वहां एक बड़ी शाखा थी जो काली हो गई थी और उसमें से लाल तरल पदार्थ रिस रहा था। मानव, क्या तुम ठीक हो? केल ने ब्लैक ड्रैगन की ओर देखा जिसने उसे एक तरफ धकेल दिया था और फिर उसे सहारा दिया था। राउन ने केल के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। केल ने शांति से बोलना शुरू किया। आप मुझे जादू से हिला सकते थे। यदि केल ने ऐसा किया होता तो उसे राउन के सिर का प्रभाव महसूस नहीं होता जो कि पत्थर की तरह कठोर था। राउन की पुतलियां हिलने लगीं, फिर वे सामान्य हो गईं और उसने बोलना शुरू किया। लेकिन तुमने फिर भी इसे चकमा दे दिया। हाँ हाँ, केल ने पुनः विश्व वृक्ष के पास जाने से पहले सहजता से जवाब दिया। टपक टपक। वह आवाजें जो उसने नहीं सुनी थी क्योंकि उसका ध्यान विश्व वृक्ष पर था, अब वह सुनी जा सकती थी। 3 बड़ी शाखाएं टूट गई थीं। उनमें से लाल तरल पदार्थ बह रहा था जो मानव रक्त जैसा लग रहा था। मैंने सोचा था कि यह सामान्य बात है, लेकिन मैं गलत था। उसने कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था जिससे इस तरह खून बहता हो। केल ने धीरे से अपना हाथ वापस विश्व वृक्ष के तने पर रख दिया। एक कमजोर आह सुनाई दी। लगता है मैं तुम्हें फल गर्मियां खत्म होने के बाद ही दे पाऊंगा। मैं तुम्हें यही बता सकता हूं। विश्व वृक्ष की आवाज धीमी होने लगी। आपके मन में मजबूत होने के बारे में कोई विचार नहीं है ना? सही। केल के पास मजबूत बनने की कोई योजना नहीं थी। विश्व वृक्ष को समय के प्रवाह की पर्याप्त झलक मिल गई थी, जिससे वह केल के बारे में ये देख पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि विश्व वृक्ष भी ऐसा ही था। विश्व वृक्ष को ताकत की चाहत नहीं थी। उसे सत्ता या प्रसिद्धि की परवाह नहीं थी। वह बस एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता था। हालांकि ये तब आगे बढ़ गया जब उसे यह भविष्यवाणी मिली कि इससे शांतिपूर्ण जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसने पहले भी उत्तर को बर्फीले तूफान से ढक दिया था और इस बार इसने अपनी 3 शाखाएं तोड़कर फेंक दी थी ताकि इस मनुष्य को, जिसे ये देख नहीं सकता था, कुछ सलाह दे सके। अतीत में भी इसने उन मनुष्यों की रक्षा की थी जिन्हें ये देख नहीं सकता था। उसे विश्वास था कि वह फिर से ऐसा ही करेगा। योजक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे अब आराम करना चाहिए। केल अब विश्व वृक्ष की आवाज नहीं सुन पा रहा था। उसने अपना हाथ तने से हटाया और पुजारिन अदिति की ओर देखा। युवा पुजारिन ने बोलना शुरू करते हुए रोना जारी रखा। विश्व वृक्ष निम्न ने कहा कि उसे बहुत देर तक सोना चाहिए और कहा कि बाद में तुम्हें फल के साथ बातचीत करनी चाहिए। फल, ये वह वस्तु थी जिसे केल को विश्व वृक्ष से प्राप्त करने की आवश्यकता थी। उसे अभी भी नहीं पता था कि विश्व वृक्ष के फल में क्या क्षमताएं हैं। उसने बस यह मान लिया था कि यह कुछ अच्छा था क्योंकि एरुहाबेन चाहता था कि विश्व वृक्ष इसे राउन को दे। एल्फ ने उदास आंखों से काली पड़ चुकी शाखाओं को सहलाते हुए बोलना जारी रखा। इसमें यह भी कहा गया कि वह निराश है कि वह राउन निम के साथ बातचीत नहीं कर सका, लेकिन उसने इसे अगली बार तक टालने को कहा। मैं भी निराश हूं, लेकिन कोई बात नहीं। हे वर्ल्ड ट्री, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? राउन चिंतित भाव से विश्व वृक्ष के पास पहुंचा। युवा पुजारिन ने अपना सिर हिलाया। रिकवरी एक ऐसी चीज है जिसका ध्यान विश्व वृक्ष निम अकेले ही रखेगा। हमें बस इंतजार करना है। शश। केल ने पत्तों की सरसराहट सुनी और सोचने लगा। वह व्यक्ति जिसने 3 प्राचीन शक्तियां एकत्रित कर ली हैं तथा और अधिक एकत्रित करना चाहता है। राउन के माता पिता के निशान। वह न्यायाधीश जो पूर्वी महाद्वीप भाग गया। केल ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा साफ किया। आखिर मुझे आराम कब मिलेगा? वह उदास होने लगा। हालांकि कुछ दिनों बाद वह उदासी गायब हो गई। टैप टैप। केल जमी हुई झील के नीचे गर्म एल्फ विलेज में आराम कर रहा था और ताजी चेरी का आनंद ले रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मुझे यहीं रहना चाहिए? राउन ने केल की मजाकिया टिप्पणी का जवाब दिया। नहीं, हमारा घर सबसे अच्छा है। ये सच है।
केल राउन की बात से सहमत था, लेकिन फिर भी पहले से कहीं ज्यादा शांत महसूस कर रहा था। पासेटन ये सब अपने चेहरे पर एक खाली भाव के साथ देख रहा था। इस समय केवल पासेटन और राउन ही केल के साथ थे। वे इस समय चेरी के पेड़ के नीचे थे और उनके चारों ओर फलों और पेय पदार्थों की ट्रे रखी हुई थी। जिस कुशन पर केल बैठा था वह भी बहुत आरामदायक लग रहा था। केल को एल्फ विलेज में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। ये कैसे संभव हुआ? पासेटन आश्चर्यचकित था। हालांकि जल्द ही उन्हें केल के आदेश पर खड़ा होना पड़ा। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। जी श्रीमान। केल ने पासेटन को समूह को इकट्ठा करने के लिए जाते हुए देखा, जबकि वह खड़ा था। रोजलिन और राउन ने रक्षात्मक जादुई अवरोध को सुदृढ़ करने का काम पूरा कर लिया था और वे आज चोई हान के साथ इसका परीक्षण कर रहे थे। ऑन और होंग इस समय बर्फीले तूफान में घूम रहे थे और आर्ची के साथ मस्ती कर रहे थे। मानव, क्या अब हम जा रहे हैं? केल ने राउन के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसके सिर को सहलाया। वह पिछले कुछ दिनों से विश्व वृक्ष द्वारा उसे दी गई समस्याओं पर विचार कर रहा था। अब वह निष्कर्ष पर पहुंच गया था। केल दूर से ही पुजारिन एडाइट को अपनी ओर दौड़ते हुए देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि भागते समय युवा एल्फ पुजारिन के ढीले लबादे को संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर वह केल के सामने अपनी सांसें संभालने लगी। हफ हफ केल निम। हाँ, विश्व वृक्ष ने सोने से पहले अभी एक बात कही। इसने कुछ कहा। केल ने पुजारिन से बोलने का आग्रह किया और पुजारिन ने चिल्लाने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीं। प्राचीन शक्तियों वाले वे बदमाश सभी पागल थे। जो चाहो करो। पुजारिन अदिति कांप रही थी क्योंकि उसने पहले कभी विश्व वृक्ष को इतनी कठोरता से बोलते नहीं सुना था। उसने उस समय केल की आवाज सुनी। इसे कैसे पता चला? माफ करें। अदिति ने अपनी आंखें खोली और केल की ओर देखा। केल खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। इससे कहो कि चिंता न करे। मैं वैसे भी जो चाहूं वही करने की योजना बना रहा हूं। वह ऐसा व्यक्ति था जो कभी भी वह सब करने की योजना नहीं बनाता था जो दूसरे लोग उससे करवाना चाहते थे। राउन उसके पास गया और पूछा, मानव, क्या अब चीजों को आग लगाने का समय आ गया है? पुजारिन झेप गई। उसी समय पासेटन रोजलिन और चोई हान के साथ वापस आ गया। राउन का सवाल सुनने के बाद उन्होंने केल की ओर देखा। हालांकि केल एक अन्य अस्तित्व के बारे में सोच रहा था। भगवान के आंसू। यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वह अस्तित्व में है या नहीं। यह ऐसी चीज थी जिसका स्वामित्व किसी के पास नहीं था। यह एक ऐसा शानदार जल था जिसका कोई मालिक नहीं था। यह किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने में सक्षम माना जाता था। केल, क्या तुम उस किंवदंती पर विश्वास करते हो? एरोहाबेन ने केल के बयान पर हंसते हुए कहा कि यह बकवास है। मानव, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या हम इसके बजाय कुछ और करने जा रहे हैं? हाँ, हम कुछ चीजें चुराने जा रहे हैं। एल्फ पुजारिन ये सुनकर घबरा गई कि केल कुछ चुराने जा रहा है। राउन ने बोलना शुरू किया। दोबारा। एल्फ पुजारिन पहले से भी अधिक चिहुनकुट थी। केल को इसकी परवाह नहीं थी। उसने राउन की ओर स्वयं की ओर इशारा किया, जो असमंजस में अपना सिर झुका रहा था। हाँ, मेरे अंदर एक चोर है। केल बस हंसता रहा, हालांकि बाकी सब लोग हैरान दिखे। यदि भगवान के आंसू वास्तव में किसी भगवान के आंसू होते तो वे अपने आप ही उसके पास आ जाते। केल और समूह उस सराय में वापस आ गए जहां वे पहले रुके थे। जैसे ही वह बैठा और कुर्सी पर पीछे की ओर झुका, उसे लगा कि वह वहां से बाहर आ गया है। मानव, ये बहुत मजेदार था। मैं वास्तव में महान और शक्तिशाली हूँ। दूसरी ओर अदृश्य राउन बहुत ऊर्जावान था। किलर वेल आर्ची ने अविश्वास में खुद से कहा। उद्धरण चिन्ह ... वे दुष्ट कमीने। जिन दुष्टों के बारे में वह बात कर रहा था वे अंतिम गांव के कल्पित बौने थे। केल ने छत की ओर देखा और एल्वेस द्वारा उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दिए जाने के दृश्य को याद किया। आप इतने कम समय के बाद जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख है। ऐसा लगा जैसे हमने इस जमी हुई झील के नीचे खूबसूरत सूरज को बहुत समय बाद पहली बार देखा हो। मैं अपने साथ बिताए गए इस धन्य समय को जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। एल्वेस रो रहे थे जब उन्होंने राउन से ऐसी बातें कहीं। चिंता मत करो, मैं गोल्डी दादाजी के साथ फिर आऊंगा। राउन की उत्साहित टिप्पणी सुनकर एल्वेस खुश हो गए। केल को निराशा की झील से बाहर निकलने के लिए एल्व्स और एलिमेंटल्स के बीच से गुजरना पड़ा था, जिससे वह थक गया था। तब केल को उस अधेड़ उम्र के एल्फ चीफ की याद आई, जिसने लगातार उसका हाथ सहलाया था। ऐसा नहीं है कि हम अजनबी हैं। मैं एल्वेस के साथ एक सामूहिक हम कैसे बन गया? केल को नहीं पता था कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसने निश्चय किया कि यह कोई बुरी बात नहीं है और उसने अपने मन से इस बात को किनारे कर दिया। क्लैक। उसके सामने शराब का गिलास रखा गया। ये किस लिए है?
ये वही सराय थी जिसमें केल निराशा की झील में जाने से पहले रुका था। केल ने सराय के मालिक की ओर देखते हुए इस वाइन ग्लास का मतलब पूछा। बूढ़ी औरत ने खुद से कुछ बुदबुदाने से पहले केल के समूह पर नजर डाली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लगता है तुम जिंदा लौट आए। केल ने यह बात उस वृद्ध महिला से कही थी जिसने अपनी बेटी और दामाद को निराशा की झील में खो दिया था। मैं जिंदा लौटूंगा और तुम्हारी सारी शराब पी जाऊंगा। औरत की आंखों के कोने कांप रहे थे। केल ने मजाक में पूछा, यह मुफ्त है ना? बुरा लड़का, तुम अमीर दिखते हो। बूढ़ी औरत मुस्कुराए और फिर कैले के सिर की तरफ देखा और सहजता से कुछ और कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खैर, ऐसा लगता है कि आपको गर्मी लग रही है और आपको गर्म होने के लिए पीने की जरूरत नहीं है। बस एक गिलास ही काफी होगा। गर्म। केल और राउंड दोनों घबरा गए। मानव, यह मानव दादी अजीब है। हालांकि कैल के कुछ कहने से पहले ही बूढ़ी औरत चिमनी के पास कुर्सी पर वापस चली गई। बूढ़ी औरत का पोता सुली कैल को देखता रहा और उसके पास आया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दादी ने मुझे आपके लिए कुछ नाश्ता भी देने को कहा है। उसने धीरे से बर्तनों को मेज पर रख दिया। हालांकि उसके चेहरे पर कुछ उलझन दिख रही थी। वह निराशा की झील के बारे में बहुत उत्सुक था और यह भी कि कैसे वे जीवित वापस लौटने में सफल हुए, क्योंकि उसने अपने माता पिता को झील में खो दिया था। वह ये जानने को उत्सुक था कि वे कौन थे और वह इस बात से भी खुश था कि वे जीवित लौट आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कुछ ऐसा था जो बार बार उनका ध्यान खींच रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ करें, वह पूछे बिना न रह सका। केल के विपरीत, जिसके बाल जादू के कारण भूरे थे, इस लड़के के बाल वास्तव में भूरे थे और चेहरे पर छाया थी, जिससे वह मासूम दिखता था। सुली, जो निराशा की झील के किनारे स्थित इस छोटे से गांव से कभी बाहर नहीं गया था, ने बोलना शुरू करते हुए अपनी आंखें रगड़ी। क्षमा करें अतिथि निम। केल को अनिश्चितता महसूस होने लगी। लड़का कैल की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि थोड़ा सा बगल की तरफ देख रहा था। अगर आप ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं कि वह कैल के सिर के बगल में खाली जगह को देख रहा था। कम से कम केल की नजरों में तो ये खालीपन लग रहा था। सुली ने बोलना शुरू किया, मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता कि मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है या नहीं। आह, ये वाकई अजीब है। वह कुछ देर तक बुदबुदाया और फिर केल और चोई हान के सिर के बीच के स्थान की ओर इशारा किया। ऐसा लगता है कि एक छोटी और गोल लाल गेंद है जो लाल फर की गेंद की तरह दिखती है। क्या मैं भ्रम में हूं? आह, मेरे साथ क्या गलत है? सुली ने अपनी आंखें रगड़ी। हालांकि केल ने जितनी बार भी अपनी आंखें रगड़ी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बगल में एक लाल बालों का गोला तैर रहा है। उस क्षण केल ने सोचना शुरू कर दिया, यह मुझे पागल कर देता है। वह एक एलिमेंटलिस्ट है। केल को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसी समय राउंड ने बोलना शुरू किया, मानव वह तत्व को देखने में सक्षम प्रतीत होता है। केल स्वाभाविक रूप से अपने सिर के पास उस लाल बालों वाली गेंद को नहीं देख पाया। राउंड और अन्य लोग भी उसे नहीं देख पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि एलिमेंटल वर्तमान में ठंडी हवा के कारण अपनी ऊर्जा बचा रहा था। हालांकि उन्होंने इस लाल बालों वाले गोले को निराशा की झील के नीचे देखा था, जब एल्फ पुजारिन ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उन्हें दिखाया था। माफ करना केल निम। एल्फ पुजारिन अदिति के चेहरे पर चिंता की लकीर थी और वह अपनी उंगलियां हिला रही थी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हमारा एक एमिम, ये बेबी फायर एलिमेंटल निम जो 1 साल से भी कम समय पहले पैदा हुआ था, आपको झील के बाहर गांव के प्रवेश द्वार तक ले जाना चाहेगा। क्या ये ठीक रहेगा? उस समय आधा पारदर्शी लाल फेरबॉल कैल के बगल में तैर रहा था। कैल ने एडाइट की ओर देखा और सोचा कि उस पर किस तरह का सामान रखा जा रहा है, जैसा कि उसने जल्दी से समझाया। इस एलिमेंटल निम ने अभी तक अपना आकार नहीं चुना है, लेकिन अगर यह आपके पास है तो ये गर्म रहेगा। एलिमेंटल अपना रास्ता तय करने के बाद अपना आकार बदल लेते हैं। ये लाल फेरबॉल जिसने अभी तक अपना रास्ता तय नहीं किया था, एक अग्नि तत्व था। केल को भौहें सिकोड़ते हुए देखकर एडाइट ने जल्दी से कहा। एलिमेंटल निम ने कहा कि वह केल निम का सम्मान करता है और वास्तव में आपको ले जाना चाहता है, इस हद तक कि उसने विनती की नहीं, ईमानदारी से पूछा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। यह मेरा सम्मान करता है। अदिति ने ऐसे उत्तर दिया जैसे ये स्पष्ट हो। हाँ सर, इसने कहा कि इसने पहले कभी ऐसी विनाशकारी और पागल आग नहीं देखी थी। ये भी ऐसा ही बनना चाहता है। केल ने ये सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया दी कि यह शिशु अग्नि तत्व उसका सम्मान क्यों करता है। गांव पहुंचते ही हम अलग अलग रास्ते पर चल पड़ेंगे, समझे? जी श्रीमान, अदिति ने जोश से जवाब दिया और लाल फेरबॉल पारदर्शी होने से पहले केल के सिर के किनारे पर तैर गया था।
पारदर्शी अवस्था में रहते हुए यह उनके पीछे सराय तक चला गया था। लेकिन वह इस पारदर्शी तत्व को देख सकता है। केल ने सुली की ओर देखा, जो अभी भी अपनी आंखें रगड़ रहा था, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो, और बूढ़ी औरत की ओर देखा। उसे याद आया कि उसने अभी क्या कहा था। उद्धरण। खैर, ऐसा लगता है कि आपको गर्मी लग रही है और आपको गर्म होने के लिए पीने की जरूरत नहीं है। केल को ये कथन याद आते ही झटका लगा। एलिमेंटलिस्ट शब्द अभी केल के दिमाग में अटका हुआ था। उसने अपनी नजर वापस सुली की ओर घुमाई। सुली ने अचानक सदमे में आकर अपने चेहरे को अपनी बाहों से ढक लिया। खनक, ट्रे जमीन पर गिर गई। फेरबॉल अचानक मेरी ओर तैर रहा है। सुली के चेहरे पर हैरानी का भाव था और वह लगातार चारों ओर देख रहा था, क्योंकि लाल बालों वाला गोला उसके चारों ओर तैर रहा था। केल तुरंत बूढ़ी औरत की ओर मुड़ा। वह अपने दांत दिखाते हुए खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। जब मैंने कहा कि मैं उन्हें देख सकती हूं तो मेरे पति ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि वे तत्व थे। बूढ़ी औरत ने केल की ओर देखा और बोलना जारी रखा। मुझे राहत मिली कि मेरी बेटी उन्हें नहीं देख सकती। मुझे चिंता थी कि वह मेरी तरह हो जाएगी और उन्हें देख पाएगी। वह निश्चित रूप से एलिमेंटल्स के बारे में बात कर रही थी। केल उसकी आंखों में अफसोस देख सकता था, क्योंकि मैं उनके द्वारा बहकाया गया था। मैं इस निराशा की भूमि में बस गया ताकि जब वे प्रकट हो तो मैं उनकी झलक पा सकूं। लेकिन इस शापित झील ने लोगों को बहकाया, भले ही वे तत्वों को न देख सके। बूढ़ी औरत ने अपनी नजर अपने पोते की ओर घुमाई। उसे इस बात से राहत मिली थी कि उसने उन्हें दशकों से नहीं देखा था। इन खूबसूरत तत्वों की झलक देखना दुखद था, जिन्होंने उसके पास आने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसका पोता उन्हें देख सकता था। उद्धरण। मुझे लगता है कि वे पहले लोगों से संपर्क भी करते हैं। उसने कभी किसी को मनुष्य के पास जाने की पहल करते नहीं देखा था। बूढ़ी औरत ने सुली, एलिमेंटल और केल, जिसके साथ एलिमेंटल मूल रूप से आया था, के बीच बारी बारी से देखा और वह मुस्कुराने लगी। तुमने मेरे पोते को कुछ बेकार चीज दिखाए, इसलिए शराब का खर्चा चुकाओ। केल ने अपना सिर हिलाया। मैं मुफ्त में पीऊंगा क्योंकि तुमने कहा था कि शराब तुम्हारे ऊपर है। उस टिप्पणी के बाद चोई हान और आर्ची ने कैल की ओर देखा। हालांकि कैल को इसकी परवाह नहीं थी और वह उस बूढ़ी महिला से बात करना जारी रखता था जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। हालांकि मैं तुम्हें नाश्ते के लिए अच्छे पैसे दूंगा। हे कितना मजेदार बच्चा है। तुम तो साफ तौर पर एक रईस की तरह दिखते हो। समूह बूढ़ी महिला की अवलोकन क्षमता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन केल को इसकी परवाह नहीं थी और वह सुली की ओर देखता रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक एलिमेंटलिस्ट होगा। केल एक अप्रत्याशित अस्तित्व में शामिल हो गया था। केल के दिमाग में राउन की आवाज सुनी जा सकती थी। मानव, क्या वह भी हमारे साथ चलेगा? नहीं, वह ऐसा क्यों करेगा? केल बिना किसी कारण के अन्य लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। उसके जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास सभी तत्वों की प्राचीन शक्तियां थीं, एक तत्ववादी को अपने साथ रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उद्धरण। हालांकि वास्तव में मेरे पास सभी तत्व नहीं हैं। केल ने उस हार को छुआ जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। फिर उसे पुजारिन अदिति के साथ हुई बातचीत याद आ गई। क्या आप जानते हैं कि जज कौन है? जज? हाँ, जाहिर है, एक न्यायाधीश पूर्वी महाद्वीप में गया था। वह जज जिसे विश्व वृक्ष ने उसे खोजने के लिए कहा था। केल ने गशान और रॉन से पूछने पर विचार किया, जो मूल रूप से पूर्वी महाद्वीप से थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मामले में अदिति से पूछा था। अदिति ने सिर हिलाने से पहले अपने बालों में हाथ फेरा। नहीं, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या ऐसा है? केल को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हाँ सर, मैंने न्याय जल के बारे में सुना है। उद्धरण। क्या? अंततः उसे कुछ अप्रत्याशित बात सुनने को मिली। आदित्य चिंतित दिख रही थी और बोलती जा रही थी। न्याय का जल एक प्राचीन शक्ति है। आदित्य ने इसे समझाने के बजाय गांव के पुस्तकालय से एक पुराना लकड़ी का तख्ता उठा लाया। मुझे यह इसलिए याद है क्योंकि तख्ती पर लिखी जानकारी काफी चौंकाने वाली थी। उद्धरण। क्या मैं इसे उधार ले सकता हूँ? उद्धरण। तख्त। अदिति ने केल की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या वह गंभीर है। फिर अंत में उसने अपना सिर हिलाया। जी सर, जैसा आप चाहें वैसा करें। केल को समझ में आ गया कि क्यों अदिति को ये पढ़कर झटका लगा होगा। तख्ती पर 3 पंक्तियां लिखी थीं। ये पहली पंक्ति थी, लेस देन त्याग पत्र ग्रेटर दैन, और फिर दूसरी पंक्ति, लेस देन विश्व वृक्ष तुम मूर्ख मूर्ख, मैं अब आजाद हूँ, ग्रेटर दैन। ये बहुत तीव्र लग रहा था। उस क्षण केल को एक अनुभूति हुई, न्याय का जल, ये भी पागल लगता है। अंतिम पंक्ति पढ़ने के बाद उसे यकीन हो गया।
लेस देन न्याय का जल। अब मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ। ग्रेटर देन। हो सकता है कि मुझे कोई और अजीब चीज उठानी पड़े। तख्ती पर लिखे बयानों को पढ़ने के बाद केल के मन में यही बात आई। अपनी हताशा को कम करने के लिए उसने शराब का एक बड़ा घूंट पी लिया। फिर उसने चुपचाप देखा कि सुली और अदृश्य अग्नि तत्व क्या गड़बड़ कर रहे थे। क्या मैं उनसे दोबारा मिलूंगा? वहां एक शिशु अग्नि तत्व था जिसके थोड़े विनाशकारी तरीके से बढ़ने की अच्छी संभावना थी। वह इतना मासूम था कि वह थोड़ा बेवकूफ सुली और तेज दादी जैसा दिखता था। केल ने भविष्यवाणी की कि भविष्य में उनका उनसे दोबारा सामना नहीं होगा। हालांकि वह ये नहीं सुन सका कि अग्नि तत्व हैरान और भ्रमित सुली के कंधे पर क्या कह रहा था। उद्धरण ज्वलंत वज्र, सम्मान, आग का सागर, मजबूत। अग्नि तत्व का आकार जो लगातार ये शब्द बुदबुदा रहा था, धीरे धीरे बदलने लगा। हालांकि यह अभी भी आग का एक पुंज ही था जिससे हर कोई इसके भविष्य के आकार का अनुमान लगाने में असमर्थ था। हालांकि अग्नि तत्व सुली से बिल्कुल भी दूर नहीं जा सका। केल के पास जानने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि वह एलिमेंटल को न तो देख सकता था और न ही सुन सकता था। हम अंततः यहाँ आ गए हैं। चोई हान ने महल के द्वार के अंदर से शहर का अवलोकन किया। नुकीली छतें सफेद बर्फ से ढकी हुई थीं। सफेद छतों की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ का साम्राज्य हो। चोई हान, जो इस समय सफेद पादरी की पोशाक पहने हुए थे, ने अपना सिर एक ओर घुमा लिया। एक सफेद बालों वाला आदमी। केल अपना पादरी वाला चोगा ठीक कर रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हमारी मंजिल दूर नहीं है। चलो सब साथ साथ चलें। केल ने पेरुन साम्राज्य की राजधानी बागो में प्रवेश किया था। उन्हें उस पहचान पत्र के साथ अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई जिसे युवराज अलबरू ने उनके लिए बनाया था, क्योंकि वे पुजारी की पोशाक पहने हुए अंदर गए थे। राउन मन ही मन बोलने लगा, मानव, क्या यहाँ कोई त्योहार है? सफेद छतें और सफेद बर्फ, दूर दूर तक सफेद महल। महल पर बहुत सारी सजावट थी। रोजलिन केल के पास पहुंची और बोलना शुरू किया। पुजारी निम, बागो शहर बहुत सजाया गया है। क्या ये कोई त्योहार है? उसने सवाल पूछते हुए चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग गेट से होकर जा रहे हैं। राजधानी की सड़कें खचाखच भरी हुई थीं, हालांकि ठंड थी। चोई हान ने भी ये देखा और जवाब के लिए केल की ओर देखा। आधे खून वाले वेल पासेटन ने उसी क्षण बोलना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। क्या आप सब बिना जाने यहाँ आ गए? किस बारे में? रोसेलिन अतीत में एक राजकुमारी रह चुकी थी, लेकिन उसके पास उत्तरीतम राज्य के त्योहारों को याद रखने का कोई कारण नहीं था। पासेटन ने केल का प्रश्न सुनने के बाद उसकी ओर देखा। केल ने शांत भाव से बोलना शुरू किया। पेरून साम्राज्य में जनवरी में एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है। म्याऊ। लाल बिल्ली के बच्चे हॉन्ग ने केल की बाह थपथपाए और उसे उन्हें बताने के लिए कहा। केल ने हॉन्ग के बालों को सहलाया और बोलना जारी रखा। वे झील में भगवान के आंसू चढ़ाते हैं ताकि वे प्रार्थना कर सके कि यह एक साल का दुख पहले ही दूर कर दे। बागो शहर में भी जश्न मनाया जाता है। चोई हान झेप गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक महत्वपूर्ण समय है, लेकिन वे अभी भगवान के आंसुओं से झील में आग जलाने जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह त्योहार भी इसी त्योहार के साथ होगा। चोई हान ने कईल की ओर देखा। कईल ने धीरे से फुसफुसाया ताकि दूसरे लोग सुन न सकें। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए हम इसे अर्पण के दिन नहीं करेंगे। जाहिर है, वे सभी आखिरी रात को नाचने के लिए प्लाजा में इकट्ठा होते हैं। आखिरी रात, लोग रात भर नाचने और गाने के लिए समापन समारोह के लिए प्लाजा में इकट्ठा होंगे। झील पर पहरेदारों के अलावा कोई नहीं होता था। कुछ पहरेदारों को नुकसान पहुंचाए बिना वहां से निकलना आसान था। केल ने मुस्कुराते हुए समूह से एक प्रश्न पूछा, क्या त्योहार का समापन आतिशबाजी के साथ नहीं होना चाहिए? समूह मौन हो गया। किलर वेल आर्ची और अर्धरक्त वेल पासेटन के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे, जबकि रोजलिन और चोई हान कुछ सोच रहे थे। चांदी जैसी बिल्ली के बच्चे ने केल की नजरों को ऐसे टाला कि ऐसा लग रहा था कि वह केल से इतनी ही उम्मीद करती है। हालांकि केल के पास इस चुप्पी पर ध्यान देने का समय नहीं था क्योंकि उसके दिमाग में एक तेज आवाज गूंज रही थी। मानव, तुम सच में हमारे मानव हो। हम अपने आतिशबाजी शो के दौरान लोगों को चोट नहीं लगने दे सकते। राउन बहुत उत्साहित लग रहा था। 6 साल का इतना दुष्ट बच्चा कैसे हो सकता है? केल ने अपना सिर हिलाया और चोई हान और रोजलिन की ओर देखा। चोई हान ने बोलना शुरू करने से पहले चुपचाप कैले की ओर देखा। मुझे क्या करना चाहिए? चोई हान ने सुना था कि केल ने क्या कहा था। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। चोई हान को कोई हिचकिचाहट नहीं थी क्योंकि केल हमेशा ऐसा ही सोचता था, तब भी जब वह खलनायक की तरह काम करता था।
हम मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। फिर वह केल के जवाब पर मुस्कुराया। साथ में चोई हान जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो जीवित रहने के लिए दसियों साल एकांत में रहा था, साथ में जैसा शब्द सुनना हमेशा अच्छा लगता था। इसके बाद केल ने रोजलिन से नजरें मिलाई जो मुस्कुरा रही थी। यह एक बहुत ही प्रभावी योजना लगती है और इसे लागू करने का ये बिल्कुल सही समय है। मुझे पता था कि आप ऐसा कहेंगी, मिस रोजलिन। दोनों वेल और भी अधिक भ्रमित लग रहे थे, लेकिन केल ने इसकी परवाह नहीं की और उसने पासेटन को आदेश दे दिया। पासेटन, चलो पहले रहने के लिए कोई जगह लेते हैं। हाँ सर। फिर हम झील के चारों ओर घूमने चले गए। झील। उस शब्द को सुनकर पासेटन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह केल के समूह को पेरुन साम्राज्य की राजधानी में ले जा रहा था। लोग उन्हें देखने से खुद को रोक नहीं सके। उनके समूह ने आम यात्रियों की तरह ही कपड़े पहने हुए थे, जिससे उनके चेहरे देखना मुश्किल हो रहा था। यह अजीब नहीं था, हालांकि वहां कोई था जिसे ये लबादा पहने यात्री घेरे हुए थे, मानो वे उसकी रखवाली कर रहे हों। लोग सफेद बालों वाले पुजारी को ही देख रहे थे। केल ने उनकी निगाहें महसूस की और मुस्कुराने लगा। आप फिर से उसी तरह मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि आप युवराज से बात नहीं कर रहे हैं। जहां तक राउन की टिप्पणी का सवाल है, उन्होंने हमेशा की तरह इसे नजरअंदाज कर दिया। क्रंच क्रंच। बर्फ में चलते हुए उसके कदम शांत थे। केल ने अपने चारों ओर देखा। उसने ज्यादा लोगों को नहीं देखा। जो लोग बीच बीच में उनके पास से गुजरते थे, वे एक दूसरे से धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन वे सभी खुश लग रहे थे। ये शांतिपूर्ण था, लेकिन गंभीर नहीं। केल आराम से ऐसे चल रहा था जैसे वह पार्क में टहल रहा हो। राउन मन ही मन बोलने लगा, मानव प्रवेश द्वार पर गार्ड के अलावा कई गश्ती सैनिक भी हैं। वह इन दिनों बिना बताए काम करने में बहुत माहिर है। केल राउन से संतुष्ट था, जो अब 1 साल बड़ा हो गया था और काम करने की पहल कर रहा था। चोई हान उसके पास गया और उसके कान में फुसफुसाया। उन्होंने कहा कि हम झील के उत्तरी भाग में नहीं जा सकते क्योंकि वे अर्पण की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हमें कहीं भी जबरन घुसने की अनुमति होनी चाहिए। चोई हान अब रिपोर्टिंग में भी अच्छे हो गए थे। कैले राउन और चोई हान के विकास से बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह काला ड्रैगन जो उसके लिए जंगली सुअर छोड़ता था और वह लड़का जो भोजन के लिए उसके पीछे पीछे चलता था, दोनों ही बहुत बड़े हो गए थे। केल ने गर्व से आगे की ओर देखा। पैट पैट। होंग ने उसके हाथ पर थपथपाया। केल के नीचे देखने पर होंग ने अपने पंजों से सामने की ओर इशारा किया। होंग चौंक गया। म्याऊ। होंग ने म्याऊ म्याऊ करके पूछा, क्योंकि वह अभी कुछ नहीं कह सकता था। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह वह जगह है जहां हम आग लगाने जा रहे हैं? केल को तुरंत समझ आ गया कि होंग क्या कहना चाह रहा था। हाँ, यही जगह है। बिल्ली का बच्चा और रोजलिन, जो दोनों केल को देख रहे थे, कुछ नहीं बोल पाए। रोजलिन ने अपना सिर घुमाया। वह 2 वेल को देख सकती थी जो कुछ देर तक अवाक खड़ी रहीं। रोजलिन समझ गई कि वे क्या सोच रहे थे। उद्धरण ... ये बहुत बड़ा है। वह अपने सामने परमेश्वर के आंसुओं की झील देख सकती थी। पूरी तरह सूखी झील का तल दरारों से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे केल के पास पहुंची। पेरोन साम्राज्य की राजधानी का उत्तरी कोना। प्लाजा से चौड़े रास्ते पर चलते ही बड़ी झील दिखाई दी। इस सूखी झील का आकार देखकर वहां पहुंचने वाले सभी लोग एक क्षण के लिए रुक गए। रोजलिन ने सावधानी से केल से पूछा, युवा मास्टर केल, क्या ये बागो शहर का लगभग 1/3 नहीं है? ऐसा ही लगता है। यह मेरी अपेक्षा से छोटा है। छोटा, रोजलिन ने झिझकते हुए कहा, लेकिन केल ने इसकी परवाह नहीं की और उसने ऑन और हॉर्न को नीचे उतार दिया तथा झील के किनारे किनारे चलने लगा। चलो हम अलग हो जाएं और फिर एक साथ इकट्ठा होने से पहले दृश्य का आनंद लें। केल ने यह बात दूसरों से दूर जाने से पहले कही। केवल अदृश्य राउन ही उसके साथ था। भगवान के आंसू। केल ने इस झील पर काफी शोध किया था। झील के उत्तरी भाग में एक मंदिर और एक वेदी थी। त्योहार के लिए वह स्थान बंद कर दिया जाता था, लेकिन झील का बाकी हिस्सा खुला रहता था। केल एक ऐसे स्थान की ओर बढ़े जहां बहुत अधिक लोग नहीं थे और एक सूचना पट के सामने रुक गए। लेस देन भगवान के आंसू ग्रेटर देन। लेस देन इस झील के बारे में एक किंवदंती है। एक देवता को पेरेन साम्राज्य पर दया आ गई जो हमेशा जम जाता था और उसने ये झील बनाई जो कभी नहीं जमती थी। ग्रेटर देन, लेस देन। शुरुआत में मनुष्य इस झील के कारण खुश थे जो जम नहीं सकती थी। हालांकि मनुष्य जल्दी ही और अधिक के लिए लालची हो गए और अंततः ऐसी चीज के लिए लालची हो गए जिसे उन्हें छूना नहीं चाहिए था। इससे भगवान को झील से पानी हटाते समय कुछ आंसू बहाने पड़े। ग्रेटर देन। केल वहीं खड़ा रहा और पढ़ता रहा।
लेस देन इंसानों को आखिरकार अपने लालच का एहसास हुआ और उन्होंने इस झील की रक्षा की। वे प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान एक बार फिर इस झील को पानी से भर दें। ग्रेटर देन केल को ये जानकारी पढ़ने के बाद उत्सुकता हुई, जिसके बारे में वह पहले से ही जानता था। कौन है भाई, ये कौन सा भगवान है? हर बार जब केल इसे पढ़ता तो उसे जिज्ञासा होती। लेस देन जब पानी झील में वापस आता है तो यही वह क्षण होता है जब देवता दक्षिण से लौटते हैं। ग्रेटर देन दक्षिण। केल ने दक्षिण शब्द पर ध्यान केंद्रित किया और अपना सिर घुमाया। फिर वह चिंतित हो गया। मानव, तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो? रावण ने आश्चर्य से कैले को पुकारा, लेकिन कैले ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली और सोचने लगा, वह बदमाश यहाँ क्यों है? केल को तुरंत द बर्थ ऑफ ए हीरो से मिली जानकारी याद आ गई। लेस देन क्लोपेह ने अपने परिवार के प्रतीक सफेद बालों को देखा और किंवदंती को वास्तविकता बनाने का अपना संकल्प दृढ़ कर लिया। ग्रेटर देन वहां एक सफेद बालों वाला आदमी सूखी झील के तल को देख रहा था। केल ने उसकी ओर देखा और अपने विचारों की पुष्टि की। उसी समय उसे द बर्थ ऑफ ए हीरो से कुछ और जानकारी याद आ गई। लेस देन वायवन नाइट्स ब्रिगेड, वह उस किंवदंती को हकीकत में बदल देगा। गाजियन नाइट सेक्का घराने के उत्तराधिकारी क्लोपेह ने अपना मन बना लिया था। ग्रेटर देन क्लोपेह सेक्का, पेरोन साम्राज्य का संरक्षक शूरवीर, वाइवन नाइट्स ब्रिगेड के नेता, उत्तरी गठबंधन का केंद्र बिंदु, उद्धरण चिन्ह ... बहुत खूब। केल को आश्चर्य हुआ बिना नहीं रह सका। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ गाजियन नाइट क्लोपेह को देखूंगा। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि वास्तव में उन्होंने जो किया वह अच्छी बात थी। मानव, क्या तुम उस मानव की वजह से हैरान हो? मम्मा, वह वाकई थोड़ा ताकतवर है, थोड़ा जोरदार। कैले राउंड के मूल्यांकन से झिझक गया। क्लोपेह, वह द बर्थ ऑफ ए हीरो के पहले 5 खंडों में दिखाई दिया था, यहाँ तक कि इंपीरियल प्रिंस एडिन से भी कम। यही कारण था कि केल को उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसके पास एक उपयोगी जानकारी थी, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। वह मैरी जितना ही मजबूत है। क्या वह जादूगर मैरी जितना ही शक्तिशाली है? मैरी ताकत के मामले में चोई हान और रोजलिन के बीच थी। इसका मतलब था कि गाजियन नाइट क्लोपेह काफी मजबूत थी। मानव, चोई हान आ रहा है। केल ने अपना सिर घुमाया। चोई हान एक कठोर भाव के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने शायद क्लोपेह की ताकत को पहचान लिया था और किसी भी स्थिति से बचने के लिए उसके पास जा रहा था। केल ने अपना हाथ हिलाया और चोई हान ने चलना बंद कर दिया। केल ने चोई हान से कहा कि वह अपनी जगह पर बना रहे और वह धीरे धीरे चलने लगा। वह स्वाभाविक रूप से क्लोपेह की ओर चल रहा था। मानव, उस सफेद बालों वाले शूरवीर के इर्द गिर्द 2-3 शूरवीर हैं। केल को द बर्थ ऑफ ए हीरो की जानकारी याद आ गई जब वह अद्भुत खतरा डिटेक्टर राउंड की बात सुन रहा था। लेस देन क्लोपेह किंवदंती में विश्वास करता था। वह किंवदंतियों, दंतकथाओं और अंधविश्वासों में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। ग्रेटर देन केल के होठों के कोने फड़क रहे थे। वह सफेद बाल और पादरी की पोशाक पहनकर यहाँ क्यों आया था? वह परमेश्वर के आंसुओं की झील में आग का एक स्तंभ बनाने की योजना क्यों बना रहा था और उसे परमेश्वर का क्रोध क्यों कह रहा था? योजक चिन्ह ... इंसान, तुम एक अच्छे इंसान की तरह बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन केल ने राउंड की अस्तव्यस्त आवाज को ऐसे सुना जैसे वह पृष्ठभूमि संगीत हो, जबकि वह मुस्कुराते हुए झील की ओर देख रहा था। शाह क्लोपेह सेक्का। उसने हल्की लेकिन ठंडी सर्दियों की हवा को महसूस करने के बाद अपने बालों को पीछे किया और फिर हवा की दिशा की ओर मुड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि कोई वहां खड़ा है। क्या वह हमारा नागरिक है? उनका मानना था कि वहां खड़ा व्यक्ति उन नागरिकों में से एक था जो त्योहार के लिए यहाँ आए थे। क्लोपेह ने कुछ समय से अपना परिचय नहीं दिया था। उसके लिए खुद को फिर से दिखाने का समय तब था जब वायवन नाइट्स ब्रिगेड दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। उस समय पेरेन साम्राज्य बिना बर्फ वाले बंदरगाहों और भूमि की ओर बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने अपने सफेद बालों को नहीं छिपाया। ऐसा इसलिए क्योंकि यह गाजियन नाइट सेक्का घराने का प्रतीक था जिस पर उन्हें बहुत गर्व था। यही कारण था कि कुछ नागरिक अक्सर उनके पास आते थे। गाजियन नाइट घराने नागरिकों के लिए एक मजबूत ढाल और भाला था। देवता ने झील का पानी इकट्ठा करते समय एक बूंद पानी गिराया था। पानी की वह बूंद एक व्यक्ति पर गिरी और उस व्यक्ति के बाल सफेद हो गए। कहा जाता है कि वह शूरवीर बन गया और उसने उत्तरी भूमि को अंधकार से बचाया। वह ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे जिन्हें ईश्वर की इच्छा प्राप्त हुई थी। क्लोपेह का मानना था कि वह उस व्यक्ति का वंशज था। यही कारण था कि जब क्लोपेह ने अपना सिर घुमाया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।
उसने किसी और को देखा जिसके बाल सफेद थे। इसके अलावा उसने एक पुजारी की पोशाक देखी जो बर्फ की तरह सफेद थी। हालांकि पोशाक पर कोई प्रतीक नहीं था जिससे पता चले कि पुजारी किस देवता की सेवा करता है, लेकिन उसने एक आभा महसूस की जिससे उसके पास जाना मुश्किल हो गया। स्वूश! हवा उस सफेद बालों वाले पादरी के पास से गुजरी। पुजारी ने अपने आप से कहा जैसे उसने क्लोपे की निगाह पर ध्यान ही नहीं दिया हो। क्या मैं दक्षिण की ओर जाकर उसे देख पाऊंगा? क्लोपे सिहर उठी। वे शब्द उसके दिल को चुभ गए। लेस देन जब पानी झील में वापस आता है। यही वह क्षण है जब देवता दक्षिण से लौटते हैं। ग्रेटर देन। उन्होंने मंदिर में तथा सूचना बोर्ड पर लिखे वक्तव्यों को याद किया। क्या ये पुजारी उस देवता के बारे में सोच रहा था जो दक्षिण की ओर गया था? संरक्षक नाइट क्लोपे। वह जल्द ही दक्षिण की ओर बढ़ेगा। उन्होंने वर्तमान पेरुन साम्राज्य को किंवदंती में बदलने के लिए जमी हुई भूमि, समुद्र और झीलों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। उद्धरण। ये कौन है? ये दुर्जय व्यक्ति कौन है? क्लोपे धीरे धीरे सफेद बालों वाले पादरी की ओर चलने लगी। केल ने कुछ सरसराहट सुनी, साथ ही किसी की आवाज भी सुनी। आप उनसे दक्षिण में मिल सकेंगे। तुम्हारे पास। केल ने अपने चेहरे से मुस्कुराहट हटा ली और धीरे से अपना सिर घुमाया। क्लोपे को यह देखकर अजीब लगने लगा कि केल अपने सफेद बालों के बावजूद भी बेहद शांत दिख रहा था। क्लोपे ने सोचा कि हालांकि यह व्यक्ति मजबूत नहीं था, फिर भी उससे दबाव का एक स्पष्ट स्रोत आ रहा था। पुजारी ने बोलना शुरू किया। सम्मानित भगवान ने मनुष्यों को दिया गया अपना उपहार एकत्र किया और मानवीय लालच के कारण चले गए। वो उन पर कभी क्रोधित नहीं हुआ था, बल्कि इसके बजाय केवल दुख के आंसू रोया था। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या था। पुजारी ने एक क्षण के लिए बोलना बंद कर दिया। फिर उसने उदास भाव से झील की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि वह कैसा महसूस कर रहा होगा। मुझे आश्चर्य है कि उस समय वह कितना दुखी होगा। उद्धरण। क्या आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भगवान की सेवा करते हैं? क्लोपे की ईमानदार निगाह कैले की ओर थी। क्लोपे सफेद बालों और सुंदर दिखने वाले किसी काल्पनिक उपन्यास के पारंपरिक शूरवीर की तरह था। यह मुझे पागल कर देता है। हालांकि केल को इसकी परवाह नहीं थी। स्वूश! हवा फिर से चलने लगी और केल और क्लोपे के बीच एक रहस्यमय वातावरण पैदा हो गया। हालांकि हवा की आवाज महसूस करने के बाद केल चिंतित हो गया, जिसके कारण उसकी बोलती बंद हो गई। उद्धरण। तुम इस कमीने को देखकर पागल क्यों हो रहे हो? पवन की ध्वनि। चोर जिसने एक दिव्य वस्तु चुराई थी, वह संरक्षक नाइट क्लोपे को देखकर पागल हो रहा था। क्या उसके पास भगवान के आंसू हैं? या शायद उसके घर में हैं? क्या मुझे उन्हें लूट लेना चाहिए? क्लोपे ने एक बार फिर पूछा, जबकि केल इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या किया जाए। क्या तुम मुझे नहीं बता सकते कि तुम किस देवता की पूजा करते हो? हालांकि केल को पवन की ध्वनि से परेशानी हो रही थी जो पागल हो रही थी, साथ ही सुपर रॉक भी। क्या आप अपना बलिदान देने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें दो प्राचीन शक्तियों के बीच इस सहयोग को शांत करना था, इसलिए उन्होंने जो भी मन में आया, कह दिया। क्लोपे पादरी की नजर अचानक सख्त होते देखकर खुद को रोक नहीं पाए। पादरी ने उसी समय बोलना शुरू कर दिया। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। केल के मुंह से हमेशा सही बात निकलती थी। प्लॉप प्लॉप। हवा इतनी तेज हो रही थी कि पादरी की आस्तीनें फड़फड़ाने लगीं। क्लोपे ने इस तेज होती हवा के चमत्कार को महसूस करने से पहले सरसराहट करते पेड़ों की ओर देखा। मैं प्रार्थना करता हूं कि झील जल्द ही भर जाए। क्लोपे पादरी की आंखें देख सकती थी। इसके लिए प्रार्थना करने के बजाय वह इसके प्रति निश्चित प्रतीत हो रहा था। धमाका धमाका। क्लोपे का दिल जोर से धड़कने लगा। झील पुनः भर जाएगी। वह एक संकेत था। यह इस बात का संकेत था कि किंवदंती फिर से शुरू होगी। बेशक केल झील को पानी के बजाय आग के स्तंभ से भरने की योजना बना रहा था। क्लोपे को लगा जैसे उसे यह प्रश्न भी पूछना चाहिए, आप कौन हैं? उसे लगा जैसे उसे इस व्यक्ति की पहचान जानने की जरूरत है। उसी समय क्लोपे ने पुजारी को सूखी झील के तल की ओर इशारा करते हुए देखा। शायद क्लोपे एक अज्ञात भावना से भर गई। इस व्यक्ति में ऐसा करिश्मा था जो राजा के पास भी नहीं था। पादरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और क्लोपे के पास से गुजरा और जवाब दिया। बस एक भटकता हुआ आदमी गुजर रहा था। हालांकि वह निश्चित रूप से घुमक्कड़ व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था, फिर भी केल ने जाने से पहले उसी तरह उत्तर दिया। क्लोपे बस मूक भाव से केल को जाते हुए देखती रही। मानव, वह तुम्हें देख रहा है। केल ने राउंड की रिपोर्ट सुनी और सोचने लगा। मैंने चारा डाल दिया है। फिर वह धीरे से फुसफुसाया ताकि केवल राउंड ही उससे सुन सके। राउंड, दूसरों से कहो कि वे मेरे पास न आए। ठीक है।
लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और पासेटन से पूछो कि ड्यूक सेक्का का निवास कहाँ स्थित है। राउन की मासूम आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। मानव, क्या हम अगली बार वहां लूटपाट करेंगे? वह निश्चित रूप से अधिक चतुर हो गया है। केल ने उत्तर देते हुए संतोष से अपना सिर हिलाया। पहले हम देख लेंगे। छिपे हुए शूरवीरों ने संरक्षक नाइट क्लोपे से संपर्क किया जो केल को जाते हुए देख रहा था। कैप्टन निम, क्या हमें उसकी जांच करनी चाहिए? क्लोपे ने अपने विश्वस्त अधीनस्थ के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय केवल पादरी को देखता रहा, जो कुछ लोगों के साथ एक क्षेत्र में जा रहा था। कैप्टन निम, एक बार फिर पुकारे जाने पर क्लोपे ने अपना सिर हिलाया। अभी बस कुछ बुनियादी जांच करो। बुनियादी? क्लोपे के भरोसेमंद अधीनस्थ के बगल में खड़े दो शूरवीर इस जवाब से चौंक गए। पुजारी रहस्यमय और संदिग्ध था। सामान्य क्लोपेह ने उन्हें पूरी तरह से जांच करने के लिए कहा होगा, इसलिए एक बुनियादी जांच करने के लिए कहना आश्चर्यजनक था। केवल विश्वसनीय अधीनस्थ ने ही तुरंत अपना सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ। विश्वसनीय अधीनस्थ समझ गया कि क्लोपेह का बेसिक से क्या मतलब था। इसका उद्देश्य वस्तुतः ये पता लगाना था कि वह कौन है। क्लोपेह का मूल से यही मतलब था। गहन जांच करने का मतलब था सब कुछ पता लगाना, जिसमें उनकी कमजोरियां, आघात और ऐसी कोई भी चीज शामिल थी जो उपयोगी हो सकती थी। यही कारण था कि इस भरोसेमंद अधीनस्थ ने पुजारी की पहचान का पता लगाने का मन बना लिया था। हालांकि क्लोपेह आदेश देने के बाद चिंतित था। उद्धरण ... मुझे आशा है कि मैं कोई विधर्म नहीं कर रहा हूं। उसे चिंता थी कि इस रहस्यमयी व्यक्ति को देखकर वह किसी देवता को नाराज कर सकता है। दूसरी ओर क्लोपेह को खुद नहीं पता था कि वह किस तरह किसी देवता को नाराज कर सकता है। उसने अपने विश्वसनीय अधीनस्थ के पास खड़े दो शूरवीरों को आदेश दिया। उसका पीछा। सफेद बालों वाला पुजारी पूर्वी जंगल में गायब हो गया था। क्लोपेह के आदेश का पालन करते हुए शूरवीरों ने पुजारी का पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि क्लोपेह कुछ ही मिनटों बाद शूरवीरों से एक अजीब रिपोर्ट प्राप्त करने से खुद को रोक नहीं सका। कैप्टन निम, वह वहां नहीं है। क्या? जंगल के प्रवेश द्वार से शुरू होकर उसके कदम धीरे धीरे हल्के होते गए, जब तक कि वे बिना किसी निशान के गायब नहीं हो गए। क्लोपेह की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। शूरवीरों में से एक ने गंभीर भाव से बोलना शुरू किया। क्या वह शायद कोई जादूगर है? हो सकता है कि किसी जादूगर ने पुजारी का वेश धारण कर उड़ान जादू का इस्तेमाल किया हो। क्लोपे ने सख्ती से अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे कोई मानसिक शक्ति महसूस नहीं हुई। वह उड़ान जादू का उपयोग करने के स्तर पर भी नहीं था। वह एक कमजोर व्यक्ति था। शूरवीरों के पास तलवार मास्टर क्लोपेह की टिप्पणी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वे हैरान होने से खुद को नहीं रोक पाए। उस व्यक्ति की आभा ऐसी थी जो किसी कमजोर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं थी। क्लोपेह के लिए भी यही बात थी। मैंने आसपास कोई मजबूत व्यक्ति भी नहीं देखा। क्लोपेह चोईहान की ताकत के स्तर को बताने या राउन के अस्तित्व को महसूस करने की स्थिति में नहीं था। यही कारण था कि उसने पुजारी की पहचान के बारे में अलग अलग विचार रखना शुरू कर दिया। उसके मन में बस एक ही विचार था, ईश्वर का दूत। क्या वह शायद ईश्वर का संदेश बांटने आया था? काय करते क्लोपेह ने अपने अधीनस्थों के साथ अपने विचार साझा नहीं किए। ये तथ्य कि वह एक किंवदंती कट्टरपंथी था, दूसरों से एक रहस्य था। वास्तव में लोगों का मानना था कि वह एक नास्तिक था जो किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता था। क्लोपे ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, हमें झील के लिए प्रवेश सूची मिल जाने के बाद इस बारे में सोचना चाहिए। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, भले ही उसका चेहरा ठंडा था। फिर वह तुरंत मंदिर की ओर चल पड़ा। त्योहार की तैयारी के लिए मंदिर बंद कर दिया गया था। वह मंदिर के केंद्र में स्थित कब्र का पत्थर देख सकता था। लेस्दन भगवान हमेशा पास ही रहते थे। वे एक ऐसे रूप में प्रकट हुए जो इस उत्तरी भूमि से सबसे अधिक मिलता जुलता था और उन्होंने हमें गर्मजोशी का उपहार दिया। ग्रेटर दैन उत्तरी भूमि हमेशा बर्फ से भरी रहती थी। एक ऐसा रूप जो इस श्वेत भूमि से सबसे अधिक मिलता जुलता था। क्लोपे ने कब्र के पत्थर पर लिखे पाठ को बार बार पढ़ा और एक व्यक्ति के बारे में सोचा। तभी उसका अधीनस्थ रिपोर्ट करने आया। कहा जाता है कि कैप्टन निम नामक एक सफेद बालों वाला पादरी अंदर आया था। उसके साथ कुछ लोग भी थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सभी सराय में अपने कमरे से गायब हो गए और पीछे सिर्फ एक संदेश वाला कागज छोड़ गए। उद्धरण चिन्ह ... संदेश क्या था? विश्वसनीय अधीनस्थ ने कागज का टुकड़ा सौंप दिया। इसे पढ़ते ही क्लोपेह की आंखें आश्चर्य से भर आईं। लेस्दन जो व्यक्ति अतीत की कथा को आज की कथा बनाना चाहता है, वही कथा नहीं बनाई जा सकती। गौरव को जारी रखने के लिए केवल एक नई कथा बनाई जा सकती है। ग्रेटर दैन संरक्षक शूरवीर का दिल तेजी से धड़क रहा था।
वह व्यक्ति जो अतीत की किंवदंती को आज की किंवदंती बनाना चाहता है, वह खुद को संदर्भित कर रहा था। यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में केवल वही जानता था। दूसरों को केवल यही लगा कि यह बिना जमी हुई जमीन पर पहुंच पाने के लिए एक युद्ध था। लेकिन वह इससे भी अधिक चाहता था। वह इस किंवदंती को जारी रखना चाहते थे। एक नई किंवदंती। क्लोपेह मुस्कुराने लगी। उसे यकीन था कि पुजारी एक विशेष व्यक्ति था। अगर वह ऐसा न होता तो वह ऐसा संदेश नहीं लिखता। पुजारी ने यह जानते हुए भी संदेश लिखा कि यह संदेश उस तक पहुंचने वाला है। क्लोपेह उत्साहित होने लगा। एक नई किंवदंती का मुख्य पात्र। ये बुरा नहीं लगता। क्लोपे को इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह इस गौरव का मुख्य पात्र होगा। दूसरी ओर रोजलिन अपने लाल बालों को पीछे करते हुए केल से एक प्रश्न पूछ रही थी। युवा मास्टर केल, उस संदेश का क्या मतलब है? केल ने चिकन के टुकड़े को मुंह में रखकर आराम से चबाया, फिर उसे निगला, रुमाल से अपना मुंह पोंछा और फिर बोलना शुरू किया। बस बकवास है। उद्धरण चिन्ह ... बकवास। रोजलिन ने देखा कि उसके बालों से भी अधिक लाल बाल वाले व्यक्ति ने सहजता से जवाब दिया। हाँ, मैंने बस वही लिखा जो मुझे अच्छा लगा। केल अपने सामान्य रूप में वापस आ गया था और वह सोफे पर पीछे की ओर झुक गया था। रोजलिन ने आह भरी। उसने चारों ओर देखा। वे वर्तमान में फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के पेरुन किंगडम स्टो-1 में मुख्य स्टो के पीछे एक गुप्त विला में थे। ये समझ में नहीं आता कि अगर रोवान किंगडम के 3 सबसे बड़े व्यापारी गिल्ड में से एक फ्लिन मर्चेंट गिल्ड का पेरुन किंगडम में एक भी स्टो न हो। यद्यपि पेरुन साम्राज्य तक पहुंचने के लिए आपको जहाज पर चढ़कर अन्य उत्तरी राज्यों से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन व्यापारी ऐसे लोग थे जो धन के लिए बदतर परिस्थितियों से भी गुजरने को तैयार रहते थे। रोजलिन ने इस लाल बालों वाले आदमी को देखा जो इन व्यापारियों की तरह ही सावधान था और पूछा, युवा मास्टर केल, क्या आपने हमें सराय में एक कमरा दिलवाया था जबकि ऐसी जगह उपलब्ध थी, क्योंकि आपने भविष्यवाणी की थी कि हम गार्जियन नाइट से टकराएंगे? मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे कमरे इसलिए मिले थे ताकि हम हंगामा करने के बाद आसानी से बिना किसी निशान के गायब हो सकें। कैले के शांत जवाब पर रोजलिन ने अपना सिर हिलाया। उसके पास वह नकली पहचान पत्र था जो युवराज अल्बरू ने उन्हें दिया था। साथ ही एक अन्य पहचान पत्र भी था जिसमें लिखा था कि वे फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के व्यापारी हैं। व्यापारी का पहचान पत्र कुछ ऐसा था जिसे केल ने उसे बेपरवाही से सौंप दिया था। ऐसा लगता है कि वह हमेशा आधे अधूरे काम करता है, लेकिन वह काफी सतर्क है। रोजलिन ने केल की विचार प्रक्रिया को समझने की कोशिश करना छोड़ दिया। एक असाधारण व्यक्ति का दिमाग कैसे काम करता है, ये जानने की कोशिश करने के बजाय उसे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर था जो उसे करने की जरूरत थी। अब हम क्या करेंगे? कैले के स्थान पर राउन ने उत्साह से उत्तर दिया। ड्यूक की संपत्ति लूटो। रोजलिन और साथ ही पासेटन, जिन्होंने उन्हें ड्यूक की संपत्ति के स्थान के बारे में बताया था, सदमे में आ गए। केवल चोई हान ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मुझे लगता है कि इस बार यही स्थान है। केल ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। चलो पहले एक नजर डालते हैं। चोई हान और राउन उसके पास आए। केल ने कोने में इधर उधर घूम रहे बिल्ली के बच्चों की ओर अपनी उंगली घुमाई। अपने भोजन का भुगतान करने का समय आ गया है। म्याऊ। इसे बीते एक अरसा हो गया है। ऑन और होंग अपनी दुम हिलाते हुए उसके पास पहुंचे। उन दोनों की चुपके की चाल अब रॉन के स्तर से थोड़ी ही कम थी। क्लोपेह की नजरों से बचने के लिए ये काफी होना चाहिए। केल और समूह सेक्का एस्टेट की ओर बढ़े जो पेरुन कैसल के पास था। कुलीन वर्ग में एक चाय घर की दूसरी मंजिल। केल चाय की चुस्की लेते हुए पहाड़ी की चोटी पर बने एक घर को देख रहा था। उद्धरण चिन्ह ... दुष्ट। पहाड़ी की चोटी पर एक सफेद घर था। वह सेक्का एस्टेट था। इसके अलावा लोहे के गेट के पास बनी भयानक मूर्तियों ने भी उनका ध्यान आकर्षित किया। मानव, क्या ये मूर्तियां क्रूर दिखती हैं? राउन के सवाल पर उसने अपना सिर हिलाया। इन मूर्तियों में वाइवन के डरावने स्वरूप को दर्शाया गया है। वे इतने बड़े थे कि पहाड़ी के नीचे से भी दिखाई दे सकते थे। राउन की उलझन भरी आवाज उसके दिमाग में चलती रही। मानव, यह उस खरगोश से भी अधिक प्यारा है जो तुमने मुझे दिया था, जो शैतान के रक्षक कुत्ते जैसा दिखता है। ये वास्तव में मामला था। केल को वह मूर्ति याद आ गई जिसके बारे में वह भूल गया था। साथ ही उसे हत्यारे फ्रीशिया की भी याद आ गई। मुझे अगली बार अपने घर के सामने रखने के लिए फ्रीशिया से कुछ मूर्तियां बनाने को कहना चाहिए। तो क्या अधिकांश लोग डर के मारे उनसे दूर नहीं भागेंगे? केल खड़ा होकर कुछ ऐसा सोच रहा था जिसकी देरूत कभी अनुमति नहीं देगा। क्या हम चलेंगे? हाँ, केल और चोई हान उठ खड़े हुए। बिल्ली के बच्चे पहले से ही छतों पर कूद रहे थे ताकि सेक्का एस्टेट की ओर जा सकें। ऑन और होंग इस क्षेत्र की सभी गलियों और गलियों पर ध्यान देंगे। स्वूश।
केल को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके बाल, जो अब कंधों से आगे तक लंबे हो चुके थे, हवा के कारण अस्त व्यस्त हो रहे थे। हवा लगातार केल के चारों ओर घूम रही थी और जादुई ढंग से रंगे भूरे बाल लगातार लहरा रहे थे। कितनी गड़बड़ है। पवन की ध्वनि बेकाबू हो रही थी। केल सेक्का एस्टेट से कुछ दूर चलते हुए रुक गया। उस समय उसे अदृश्य राउन की आवाज सुनाई दी। यहाँ बहुत सारे शूरवीर हैं, लेकिन बहुत कम जादूगर हैं। बेशक पेरोन साम्राज्य शूरवीरों की भूमि है। वे गार्जियन नाइट परिवार भी हैं। वे जादू की अपेक्षा तलवार को अधिक पसंद करते हैं। स्वूश। केल ने अपनी हथेली खोली। ऐसा लग रहा था जैसे हवा किसी भी क्षण सेक्का एस्टेट में घुसने के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह अजीब है। अजीब क्या है? चोई हान के सवाल पर केल ने अपना सिर हिलाया। फिर वह सोचने लगा, क्या संरक्षक शूरवीर को पता है कि उसके घर में एक दिव्य वस्तु है? यदि उसने ऐसा किया तो यह अजीब बात होगी। जो व्यक्ति किंवदंती बनाने का प्रयास कर रहा है, वह एक दिव्य वस्तु को वहां क्यों रहने देगा? और क्या ये सचमुच भगवान के आंसू हैं? क्या वह वस्तु जिसे उसके अंदर का चोर पाना चाहता था, वास्तव में ईश्वर के आंसू थे? ये वस्तु यहाँ क्यों होगी? यह अजीब था। हालांकि सबसे अजीब बात तो चोई हान की प्रतिक्रिया थी। केल निम, यह क्या है? क्या ये ठीक रहेगा अगर हम एस्टेट के करीब पहुंच जाएं? मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। केल और चोई हान चुपके से एस्टेट के पास पहुंचे। चोई हान उलझन में अपना सिर झुकाए रहा। मुझे कुछ परिचित सा महसूस हो रहा है। परिचित? केल ने सोचना शुरू किया कि चोई हान किन चीजों को परिचित मानेंगे। खून की गंध। यह विचार आते ही केल ने चोई हान से एक कदम दूर जाने से पहले ही हड़बड़ाहट में आकर उससे एक सवाल पूछा। केल निम, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आज रात को अकेले ही एस्टेट में जा सकता हूँ? अग्रिम रूप से यह पहली बार था जब चोई हान ने पहले से कुछ करने के लिए कदम उठाया। अंदर कुछ ऐसा है जिससे मैं परिचित हूँ। मैं ध्यान रखूंगा कि किसी की नज़र में आए बिना आगे बढ़ूं। चोई हान ने केले के उत्तर की प्रतीक्षा की, जो शीघ्र ही आ गया। इस तरह की चीजों के लिए आपको मुझसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। बस ये सुनिश्चित करें कि आपको चोट न लगे। हाँ केल निम, मानव, क्या मैं भी जाऊं? केल ने राउन की टिप्पणियों को नजरअंदाज किया और चोई हान से कहा कि वह ऑन और हॉर्न को भी अपने घर वापस जाने से पहले बुला ले। फिर उसने आराम से कुछ वाइन पी और कुछ स्टेक खाया और फिर आरामदेह बिस्तर पर सो गया। यह एक आरामदायक रात थी। हालांकि केल सदमे में जाग गया। खनक खनक, ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की टूटने वाली है। केल ने अपनी आंखें खोली। हौंफना। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह सदमे से हौंफने लगा। चोई हान उसके चेहरे के ठीक सामने था। यह इतना चौंकाने वाला था कि केल ने चोई हान का चेहरा अपने हाथ से दूर धकेल दिया। केल निम, लेकिन चोई हान जल्दी में लग रहा था। यह क्या है? केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। आपने दरवाजे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया और खिड़की तोड़कर अंदर क्यों नहीं आए? मानव, क्या तुम चौंक गए? राउन के छोटे अगले पंजे ने केल के कंधे को थपथपाया। केल ने राउन को अनदेखा कर दिया, जिसने उससे पहले से नहीं जगाया था, और चोई हान, ऑन और हॉर्न की ओर देखा। हमने कुछ अद्भुत देखा। ये सचमुच अद्भुत था। ऑन और हॉर्न ऊपर नीचे कूद रहे थे। केल को अचानक ठंड का एहसास हुआ और उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह क्या था? उसकी आवाज अभी भी थोड़ी नींद भरी लग रही थी। चोई हान ने बोलना शुरू किया। केल निम, यह आम है। केल ने तुरंत जवाब दिया। वे कमीने यहाँ हैं। हॉर्न ने अगला स्वर मिलाया। आम ड्यूक एस्टेट में किसी को एक वस्तु दे रहा था। यह एक महत्वपूर्ण वस्तु लग रही थी। शायद। केल ने चोई हान से एक प्रश्न पूछा। क्या आम से यह परिचित अनुभूति हुई? आप भी उन्हें महसूस कर सकते हैं? चोई हान ने केले के सवाल पर अपना सिर हिलाया। नहीं, जो चीज जानी पहचानी थी, वह थी ओम। आप इसे सिर्फ खून की गंध मान सकते हैं। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मैंने नहीं सोचा था कि यह सचमुच खून की गंध होगी। केल को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ताकतवर लोग ऐसी अजीब चीजें महसूस और सूंघ सकते हैं, लेकिन उसने अपना ध्यान चोई हान की बातों पर केंद्रित किया। इसलिए मैं पहले से ही इसकी जांच करने गया था। अगर हम इसे लूटने जाते समय कुछ खतरनाक हो जाता तो ये बुरा होता। ये सच था। हालांकि हमने आम को चुपके से एक छोटा सा डिब्बा सौंपते हुए पकड़ लिया। ऐसा लगता है कि डिब्बे के अंदर कोई कीमती चीज है। चोई हान, जो गंभीरता से समझा रहे थे, एक अजीब सी आवाज सुनकर बोल पड़े। ये केल की हंसी की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि उसे ये सब काफी मनोरंजक लग रहा था। चोई हान, हाँ केल निम, क्या आप ये जानते हैं?
मेरी मूल योजना पुजारी की पोशाक पहनकर आग का स्तंभ बनाकर गड़बड़ी पैदा करना था। एक सफेद बालों वाले पुजारी को अग्नि स्तंभ के सामने हंसते हुए देखना कितना क्रूर लगेगा। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। वह अपनी योजना को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि उसने क्लोपे को फंसाने के लिए सफेद बालों वाले पुजारी के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल किया था। चोई हान ने केल की मुस्कुराहट को और अधिक व्यापक होते हुए देखा। शायद चोई हान के मन में अचानक एक विचार आया। केल ने अपनी बाहें फैलाईं और उत्साह से उत्तर दिया, मैं अपने साथ नकली आम पोशाक लाया हूं। ये कपड़े कुछ आम के परिधानों जैसे ही थे। उसने अपना हाथ खोला, मैं उनमें से ठीक 5 लाया हूं। क्या ये सही नहीं है? केल, चोई हान, रोजलिन और 2 वेल, उनकी संख्या ठीक 5 थी। बच्चे चिल्ला रहे थे, जबकि चोई हान के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मानव, ये बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा, मैं भी इसे पहनकर देखना चाहता हूँ। केल ने संतुष्ट भाव से बच्चों को उत्तर दिया, मैं त्योहार के दौरान आपके लिए कुछ स्वादिष्ट चीजें खरीदूंगा। चोई हान अंत तक कुछ नहीं कह सका। रात बीत गई और उत्सव का पहला दिन आ गया।